मैं एक साधारण स्कूल से निकाले गए गुंडा हुआ करता था, लेकिन जब एक रहस्यमय अजनबी ने हमला किया और मेरे पिता को मार डाला तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर राक्षस का खून है और मैंने बदला लेने के लिए उस शक्ति पर महारत हासिल करने का फैसला किया। प्राचीन काल से ओनी नामक एक दानव जाति जापान में रहती थी जो हर चीज को नष्ट कर देती थी और बेरहमी से लोगों को मार डालती थी। किसी में भी उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर मोमोटारो नाम का एक बहादुर आदमी मानवता के उद्धारकर्ता के रूप में उभरा। उन्होंने उन्हीं के ठिकाने पर हमला किया, हजारों राक्षसों को नष्ट कर दिया। लेकिन वो मोमोटारो और ओनी के बीच एक लंबी लड़ाई की बस शुरुआत थी जो आधुनिक युग तक जारी रही, ये जाने बिना कि ये पुरानी परी कथा उसके भाग्य से जुड़ी हुई हैमेंशिकी नाम का एक किशोर एक दोस्त के साथ फोन पर बात करते हुए अपने बंदूक संग्रह को साफ कर रहा था। मैंने हाल ही में एक लड़ाई के कारण स्कूल से निकाले जाने पर भी ताना मारा और कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं हर दिन अपने सहपाठियों के बदसूरत चेहरे देखकर थक गया था। तभी मेरे दत्तक पिता श्री सुयोशी वापस आए और मेरे सिर पर मुक्का मारा और मुझसे पूछा कि मुझे क्यों निकाल दिया गया। मैंने उन्हें मुझे अकेला छोड़ने के लिए कहा और श्री सुयोशी ने मेरी कृतज्ञता के लिए मुझे एक और मुक्का मारने का इरादा किया, लेकिन इस बार मैं चकमा देने में कामयाब रहा। इसके बाद श्री सुयोशी ने पूछा कि उन बंदूकों के ढेर के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा व्यवसाय शराब की दुकान का था, न कि बंदूक की दुकान का। मैंने तुरंत उन पर ताना मारा कि शराब की दुकान भी जल्द ही बंद होने वाली है क्योंकि हर कोई जानता है कि वो ग्राहक खो रहे हैं। श्री सुयोशी भी शांत नहीं रहे। उन्होंने स्कूल से निकाले जाने के बाद मेरे दिखावटी रवैये पर मुझे ताना मारा और मुझे बुरा लगा। मैंने कहा कि मैं कभी भी श्री सुयोशी जैसा विफल व्यक्ति नहीं बनूंगा और मुझे वास्तव में राहत मिली कि हम एक ही खून के नहीं हैं। इस बात से उन्हें चोट लगी, लेकिन फिर वो एक काम के कॉल के कारण नीचे चले गए। श्री सुयोशी डिलीवरी के लिए गए और मैंने आह भरी काश किसी अमीर ने मुझे गोद ले लिया होता। फिर मैंने निशाना साधने का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन बाहर एक विस्फोट की आवाज से मैं चौंक गया। मैं ये देखने के लिए बाहर भागा कि क्या हो रहा है, लेकिन घने काले कोहरे ने मेरी दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया। अचानक कोहरे से काली धुंध का एक अजीब सा झोंका निकला और मैं सदमे से पीछे गिर गया। धुंध ने मेरा पीछा किया, मेरे पैरों को पकड़ा और मुझे सड़क पर फेंकने से पहले बाहर खींच लिया। जब मैं खड़ा हुआ और खुद से पूछा कि क्या हो रहा है तो सफेद कपड़े पहने एक डरावना बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि अगले ही पल श्री सुयोशी वापस आए और हमलावर को सीधा कार से टक्कर मार दी और मुझे कार में आने के लिए कहा। उन्होंने जितनी तेजी से हो सके गाड़ी चलाइया, कहते हुए कि अब हमारे पास देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर भी मैं अभी भी ये नहीं बचा पा रहा था कि क्या हुआ था। मैंने अपने पिता से पूछा कि वो इस तरह कार से किसी को कैसे मार सकते हैं, लेकिन श्री सुयोशी ने कहा कि वो आदमी मरा नहीं था और हमें जितना हो सके दूर जाने की जरूरत है। वो वास्तव में घबराए हुए थे और मुझसे कहा कि मैं ध्यान से सुनूं क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। श्री सुयोशी ने मुझे बताया कि मैं ओनी का वंशज हूं और जिस आदमी ने मुझ पर हमला किया वो मोमोटारो का वंशज है। मैंने उनसे कहा कि अब मजाक करने का समय नहीं है, लेकिन श्री सुयोशी ने जोर देकर कहा कि वो पूरी तरह से गंभीर हैं। तभी एक काली धुंध से बनी तलवार कार की छत को चीरती हुई आई और श्री सुयोशी बाल बाल बचे। उन्हें पता चला कि हमलावर ने उनका पीछा कर लिया था और फिर अचानक कार की खिड़कियों पर काली धुंध छा गई, जिससे हम पूरी तरह से अंधे हो गए। श्री सुयोशी ने एक परित्यक्त गोदाम के पास कार रोकी और जल्दी से बाहर निकले मुझसे कहा कि हमें तुरंत छिपने की जरूरत है। इसके तुरंत बाद कार में विस्फोट हो गया और जब श्री सुयोशी वापस मुड़े तो उन्होंने देखा कि मैं गायब हो चुका था। सौभाग्य से उन्होंने एक काली धुंध का निशान देखा जो गोदाम के अंदर जा रहा था और उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटे को अंदर ले जाया गया है। गोदाम के अंदर मैंने खुद को काली धुंध से बने एक विशाल जाले में फंसा हुआ पाया और सामने समदारे नाम का एक डरावना आदमी खड़ा था। समदारे ने मुझे बताया कि मेरी नसों में बहने वाला खून एक कीड़े से कम नहीं है और ऐसे कीड़ों को खत्म करना मोमोटारो एजेंसी का काम है। मैं अभी भी सदमे में था कि समदारे कार से कुचले जाने के बाद भी जिंदा बच गया, लेकिन तभी श्री सुयोशी दिखाई दिए। उन्होंने मुझे बताया कि मोमोटारो की परी कथा सच है। उन्होंने कहा कि हजारों सालों से मोमोटारो और ओनी अपने वंशजों के माध्यम से एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं। अंततः मोमोटारो के वंशजों ने एकजुट होकर मोमोटारो एजेंसी का गठन किया, जिससे उन्हें युद्ध में फायदा मिला और ओनी को जीवित रहने के लिए मनुष्यों के बीच छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन श्री सुयोशी ने मुझसे कहा कि मैं इसे अपने पिता पर छोड़ दूं। समदारे ने अचानक काली धुंध से 2 तलवारें बनाई और जवाब में श्री सुयोशी ने भी उससे लड़ने के लिए अपनी वैसी ही क्षमता जारी की। दोनों एक दूसरे पर झपटे, उनकी तलवारें टकराईं और एक शक्तिशाली शॉकवेव पैदा हुई। श्री सुयोशी किसी तरह समदारे को पीछे धकेलने में कामयाब रहे, लेकिन उस आदमी ने ताना मारा कि वो पुराने दिनों की तुलना में कमजोर है। समदारे ने समझाया कि काली धुंध एक अनूठी क्षमता है जिसका उपयोग केवल मोमोटारो के वंशज ही कर सकते हैं और श्री सुयोशी मोमोटारो एजेंसी में उनके पूर्ववर्ती थे। ये जानकर मैं हैरान रह गया कि मेरे पिता मोमोटारो के वंशज हैं, लेकिन श्री सुयोशी ने कहा कि वो ये सब भूल गए हैं। समदारे ने पूछा कि क्या वो ये भी भूल गए हैं कि ओनी कितने खतरनाक हैं। उसने घोषणा की कि एक ओनी को आश्रय देने के अपराध के लिए श्री सुयोशी को भी नष्ट कर दिया जाएगा।
श्री सुयोशी ने पहले हमला करके जवाब दिया, लेकिन उनकी और समदारे की ताकत बराबर थी। मैं केवल उनकी पागल लड़ाई को विस्मय में देख सकता था। जबकि समदारे ने श्री सुयोशी से पूछा कि वो एक राक्षस की रक्षा क्यों कर रहे हैं जो केवल विनाश के लिए जीता है। श्री सुयोशी ने उसे चुप रहने के लिए चिल्लाया और उस पर गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन समदारे जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज था। उसने आसानी से हमले को चकमा दिया और फिर एक सुपर फास्ट कॉम्बो लॉन्च किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। अपने पिता को खून से लथपथ देखकर मैं टूट गया और मैंने समदारे को श्राप दिया, चिल्लाया कि मैं उसे मार डालूंगा। हालांकि समदारे ने कहा कि मैं जल्द ही अपने पिता के साथ सोने के झरने परलोक में शामिल हो जाऊंगा। तभी श्री सुयोशी ने उसके पैर पकड़ लिए और समदारे ने पूछा कि वो एक ओनी की रक्षा के लिए इतनी दूर क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें अपने बेटे की रक्षा के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और सिर्फ इसलिए मुझे मारना गलत है क्योंकि मेरे अंदर ओनी का खून है। समदारे ने उन्हें खत्म करने के लिए काली धुंध की एक तलवार बनाई और मेरे अंदर उबल रहा गुस्सा आखिरकार चरम पर पहुंच गया। जैसे ही मेरी आंखें लाल हुई, मैंने उस कमीने को मारने की कसम खाई जो मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और मेरी राक्षस शक्ति जागृत हो गई। मेरे चेहरे के हर छिद्र से खून बहना शुरू हो गया और मेरे सिर से मेरे ओनी सींग निकल आए। वह चिल्लाया कि मैं समदारे को मार डालूंगा और जब वो मेरी ओर मुड़ा तो उसने पाया कि मैं अब जाले से बंधा हुआ नहीं था। अगले ही पल उसके चेहरे के ठीक बगल में खून से बनी बंदूकों की एक श्रृंखला दिखाई दी, लेकिन अपनी तेज प्रतिक्रिया के कारण वह सभी गोलियों को रोकने में कामयाब रहा। हालांकि मैं तब तक उस जगह से हट चुका था और जब समदारे सोच रहा था कि मैं कहां छिपा हूं, उसने छत से खून टपकता हुआ देखा जहां मैं एक पागल बैटमैन की तरह उल्टा लटका हुआ था। मेरा खून से लथपथ रूप देखकर समदारे ने महसूस किया कि मैं जाग गया हूं और अब मैं अपने खून को नियंत्रित करके लड़ सकता हूं। लेकिन ओनी से लड़ना सबसे डरावनी बात भी नहीं है। अचानक मैं उस पर झपटा और अपने जोरदार हमलों से उसे पीछे धकेल दिया। समदारे ने जल्दी से बाजी पलट दी, मेरी बांह काट दी, लेकिन मैं पीछे कूद गया और मेरी बांह तुरंत फिर से बन गई। फिर मैं पागलों की तरह चिल्लाया और समदारे को पसीना आने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। मैंने अपनी शक्ति को खून से बनी अनगिनत बंदूकों में बदल दिया और समदारे को गोलियों को रोकने के लिए अपनी सारी ताकत और गति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी मैंने उस पर एक रॉकेट दागा और अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण समदारे बाल उससे बच गया। रॉकेट उसके ठीक पीछे फट गया। उस बूढ़े व्यक्ति को मेरे क्रूर हमले से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन फिर उसने मुझे जल्दी से हराने की उम्मीद में मेरी ओर अपनी तलवार फेंक दी। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि मैं तेजी से उसके पास पहुंचा और उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। समदारे इतना थका हुआ और घायल था कि वो तेजी से हिल नहीं सका और मैंने उसे सैन्य ग्रेड गोलियों की पूरी एक प्लाटून से छलनी करने से पहले उसके चेहरे पर पैर रख दिया। हालांकि समदारे किसी तरह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मौत से बच गया। उसने मुझे गाली दी, लेकिन फिर अचानक मैं लड़खड़ा गया और खून से बनी बंदूकें टूट गईं। मेरा परिवर्तन समाप्त हो गया और जब मैं अपने खून से सने हाथों को घूर रहा था तो मैंने अपना होश खो दिया। खुद से पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। समदारे को याद आया कि ये पहली बार ओनी शक्ति को जागृत करने वालों की एक सामान्य प्रतिक्रिया है। बची हुई शक्ति के साथ उसने एक और काली धुंध की तलवार बुलाई और अब अपना काम पूरा करने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वो मुझे छुरा घोंपने वाला था, श्री सुयोशी हम दोनों के बीच कूद गए, अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। समदारे ने उनसे पूछा कि जिस राक्षस में वो बदल गया है उसे देखने के बाद भी वो उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकते हैं। श्री सुयोशी ने केवल ये सोचा कि मैं कितना प्यारा बच्चा हुआ करता था और अपने पुराने दोस्त से कहा कि पिता बनना खुशी की बात थी, भले ही थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो या बुरा नहीं था। तभी कुछ स्थानीय लोग विस्फोट सुनकर घटनास्थल पर जमा हो गए और अग्निशमन विभाग को बुलाया। समदारे ने पीछे हटने का फैसला किया। वो काली धुंध में बदल गया और गायब हो गया, जिससे श्री सुयोशी घायल हो गए और मैं अकेला और भ्रमित रह गया। मैं घबरा गया और अपने पिता से कहा कि मैं एम्बुलेंस बुलाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि ये अंत है। वो बस आखिरी बार अपने बेटे से बात करना चाहते थे। श्री सुयोशी ने मुझे बताया कि वो मुझे मेरे वंश के बारे में कभी नहीं बता सके क्योंकि इसका मतलब था कि ये बताना कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन अब वो सिर्फ इतना अनुरोध कर सकते हैं कि मैं मोमोटारो और ओनी दोनों को हराने के लिए इतना मजबूत बनूं ताकि मैं स्वतंत्र और खुशी से जी सकूं। हालांकि मैंने चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहा क्योंकि मेरी उससे बात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने उसे बाहर ले जाना शुरू कर दिया, कहते हुए कि जब वो ठीक हो जाएगा तो हम बात करेंगे। और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले सुयोशी ने बस एक बार मुझे देखकर मुस्कुराया। जब वो जमीन पर गिर गया तो मैं पागल हो गया। पहले मैंने उसे जगाने की कोशिश की और फिर अनियंत्रित रूप से रोना शुरू कर दिया। तभी स्केट शूज पहने एक आदमी आया और जब तक मैं मुड़कर देखता उसने मुझे सिर पर सिर्फ एक हल्का सा टैप करके गिरा दिया और फिर मुझे एक ऐसी जगह ले गया जहां मेरे जैसे लोग ही मजबूत बन सकते थे। बेहोशी के दौरान मैंने खुशी के उन पलों का सपना देखा जब मैं अपने पिता की निगरानी में पार्क में खेल रहा था, लेकिन फिर वो सपना अचानक सुयोशी के समादारे के हाथों मरने के दृश्य के साथ अंधकारमय हो गया। समादारे की लाल आंखों में सीधे देखते हुए मैं चौंक कर उठा, लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो मैंने पाया कि मेरा मुंह बंद था और मुझे एक बड़े खाली हॉल में कुर्सी से बांध दिया गया था।
मेरे ठीक पीछे मेरा अपहरण करने वाला स्केटिंग वाला लड़का अपने छाते से एक हाथ से पुशअप्स कर रहा था और मुझे जागा देखकर वो तुरंत खड़ा हो गया। इस अजीबोगरीब दिखने वाले युवक ने अपना परिचय नाइटो के रूप में दिया, जो उसी तरह का एक ओनी था और तुरंत उसके सींग निकल आए। मैं हर चीज से बहुत भ्रमित था और नाइटो पर ध्यान भी नहीं दे पाया, जिसने मुझे ये बताने से मना कर दिया कि हम कहाँ थे। उसने बताया कि मेरे पिता का शरीर कहीं और सुरक्षित रखा गया है और वो मुझे यहाँ पुनर्प्राप्ति और मूल्यांकन के लिए लाया है। नाइटो फिर अचानक कमरे के कोने में रखे सफेद बोर्ड तक फिसल गया और चलने के बजाय स्केटिंग जूते इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में डींग मारने से पहले उसे मेरे पास खींच लाया। इसके बाद उसने मुझे मोमोटारो एजेंसी के बारे में समझाना शुरू किया, कहते हुए कि मैं एक ऐसे आदमी से मिला था जो काले धुंध को नियंत्रित कर सकता था और उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। मोमोटारो एजेंसी ओनी को ढूंढती है और उनका शिकार करती है, और जवाब में ओनियो ने वापस लड़ने के लिए अपनी खुद की एक एजेंसी स्थापित की है। नाइटो ने कहा कि उसका काम मेरे जैसे नए जागृत ओनियो को ढूंढना और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर लाना है, जहां वो मूल्यांकन कर सके कि वे ओनी एजेंसी में शामिल होने के लायक हैं या नहीं। उस संक्षिप्त परिचय के साथ उसने सफेद बोर्ड को वापस अपनी जगह पर रखा और फिर साक्षात्कार लेने के लिए मेरा गैग हटा दिया। जैसे ही उसने गैग हटाया, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे मुझे छोड़ने के लिए कहा। मैंने नाइटो को गालियां भी दी धमकी दी कि अगर उसने मेरे पिता के शरीर को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे मार डालूंगा, और नाइटो ने तुरंत मेरे स्कोर से 1 पॉइंट काट लिया, जो पहले से ही 0 था। उसने मुझे ये ना समझने के लिए मूर्ख कहा कि सुरक्षित रूप से रखा गया का क्या मतलब है, क्योंकि उसने कुछ मिनट पहले ही इसका उल्लेख किया था। मैं पागल हो गया और कहा कि मैं उस जैसे किसी अजीबोगरीब दिखने वाले और संदिग्ध आदमी पर कभी विश्वास नहीं कर सकता, और नाइटो को भी मुझसे कुछ और उम्मीद नहीं थी। उसने फैसला किया कि जब भी मैं गालियां दूंगा और आज़ाद होने की मांग करूंगा तो वो मेरे और अंक काटेगा और मुझे सहयोग करने के लिए कहा अगर मैं मूल्यांकन पास करना चाहता हूं। मुझे मूल्यांकन की परवाह नहीं थी, लेकिन मैं जल्दी आज़ाद होना चाहता था, इसलिए मैंने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की। हालांकि मैं वो भी ठीक से नहीं कर सका और नाइटो ने मुझे उस डरावनी नज़र से उसे देखना बंद करने के लिए कहा। ये सुनकर मैं गुस्से से भर गया और नाइटो ने एक गैर मानक तरीके से मेरा मूल्यांकन करने का फैसला किया, क्योंकि सामान्य चीज़ें पागलों पर काम नहीं करती थीं। उसने अपनी टाई हटाई और इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, नाइटो ने अपनी पूरी ताकत से मेरा गला घोटने के लिए टाई का इस्तेमाल किया। सांस ना ले पाने के कारण मैं घबरा गया और नाइटो ने कहा कि किसी प्राणी का असली स्वभाव तब सामने आता है जब वो मौत के करीब होता है, और वो यही देखना चाहता था। मैंने अपनी पूरी ताकत से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन चेहरे के हर छेद से खून निकलने के बाद भी मैं चौखोट से बाहर नहीं निकल सका। मैं जल्दी ही बेहोश हो गया और नाइटो निराश लग रहा था, लेकिन जितना खून मैंने अभी खोया था उसने मेरी शक्ति को जगा दिया। वो नुकीली कीलों में बदल गया और नाइटो पर हमला किया, जो बिना किसी परेशानी के हमलों से बच गया। अचानक उसने अपने सिर पर खून से बनी गैटलिंग बंदूक तनी हुई देखी और उसके पीछे मैं उन्माद की स्थिति में खड़ा था। मैंने नाइटो पर बंदूक चलाई और संतुष्ट होने के बाद पीछे हट गया, लेकिन मेरे हमले उस अजीबोगरीब दिखने वाले युवक को छू भी नहीं पाए, जिसने अपने छाते को खून से ढककर खुद को बचा लिया था। उसने मेरे स्कोर से 100 अंक काट लिए, क्योंकि मुझे अपने ओनी रक्त का उपयोग करना भी नहीं आता था, और फिर मुझे ये दिखाने का फैसला किया कि यह वास्तव में कैसे किया जाता है। हालांकि जब उन्माद की स्थिति समाप्त होगी तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं अचानक उसकी ओर भागा, लेकिन नाइटो हर चीज के लिए तैयार था, और कुछ मिनट बाद मैं होश में आया, जमीन पर हार कर पड़ा हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था, लेकिन फिर मैंने अपने लाल हाथों को देखा और घबरा गया महसूस करते हुए कि मैंने फिर से नियंत्रण खो दिया था। नाइटो शांति से मेरे ऊपर बैठ गया, कहते हुए कि मेरी याददाश्त का खाली होना स्वाभाविक था, क्योंकि जब कोई ओनी उन्माद में चला जाता है तो वे अपना विवेक खो देते हैं। हमारे चारों ओर हॉल हमारे बीच हुई लड़ाई के कारण अस्त व्यस्त था, और मैंने नाइटो से कहा कि वो मुझे ज्ञान न दे, जबकि वो भी अपने खून को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। नाइटो ने तुरंत अपने खून के छाते को गायब कर दिया। मुझे बताया कि वो कभी उन्माद में नहीं गया, क्योंकि वो वास्तव में अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। फिर उसने घोषणा की कि अब और कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि मुझे ओनी एजेंसी में शामिल होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, लेकिन अगर मुझे एक बात पक्की पता थी तो वो ये थी कि नाइटो बेतुका रूप से शक्तिशाली था। मैंने अपनी आत्मसम्मान को किनारे रखने का फैसला किया और नाइटो से मुझे अपना चेला बनाने की भीख मांगी, क्योंकि मैं मजबूत बनना चाहता था और अपने पिता का बदला लेना चाहता था। नाइटो ने तुरंत मेरे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, कहते हुए कि मेरे जैसा कोई जो लड़ते समय अपने दिमाग का उपयोग नहीं करता, वह असली लड़ाई में हमेशा सबसे पहले मरता है। उसने मुझे एक बेकार शर्म कहा जो अपने दिमाग और शक्ति दोनों को नियंत्रित नहीं कर सकता, और मैंने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके अपना गुस्सा दबाया। नाइटो ने तब घोषणा की कि अब समय आ गया है कि वो मुझे निपटाए, क्योंकि एक उन्मादी ओनी हर किसी के लिए एक बोझ होता है। उसने अपने अंगूठे को काटने के लिए अपनी विशेष अंगूठी का उपयोग किया, जिससे खून की एक छोटी सी धारा बाहर निकली। उसने खून को एक छाते में बदल दिया और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया कि उसे अपना मन कैसे बदलना है। मैं नाइटो की पहुंच से बाहर भागा और फिर उसकी ओर झपटा जमीन पर मुट्ठी घसीटता रहा, जब तक कि उसमें से खून ना निकलने लगा।
नाइटो ने तुरंत अपने छाते को एक नुकीली स्पाइक शील्ड में बदल दिया जो उसे किसी भी हाथापाई के हमले से बचाएगी, और फिर मेरे संभावित कदमों की गणना करने लगा। मैं आखिरी पल में कूद गया, एक ऐसी संभावना थी जिसकी नाइटो ने गणना की थी, लेकिन फिर मैंने उसे स्पाइक्स का उपयोग करके एक तरफ कूदकर और उसके चेहरे पर एक ब्लड गन तानकर चौंका दिया। मैंने अपना पूरा ध्यान बंदूक पर केंद्रित किया, एक शक्तिशाली शॉट फायर किया जिसके झटके से मैं पीछे की ओर उड़ गया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैंने नाइटो को मारा था, लेकिन पता चला कि इस बार भी मैं ऐसा नहीं कर पाया। नाइटो ने बस अपनी उंगली से खून की गोली को रोका और उसे तोड़ दिया। उसने मेरे हमले को स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैंने उस पर हमला करने के लिए लगभग उन्माद की स्थिति में प्रवेश कर लिया था। जब मैं फिर से अपना नियंत्रण खोता हुआ लग रहा था, नाइटो ने अपने विशेष मूव से मुझे खत्म करने का फैसला किया। उसने खुद को एक सुरक्षात्मक पिंजरे में रखा और खून से बने तीरंदाजों को बुलाया जो उसके आदेश पर शूट करने के लिए तैयार थे। हालांकि जब उसने देखा कि मैं अपनी उन्मादी प्रवृत्ति का विरोध कर रहा हूं और अपनी शक्ति को नियंत्रित कर रहा हूं, तो नाइटो ने अपने विशेष मूव को रद्द कर दिया। मुझे गर्व था कि मैंने शक्ति को नियंत्रित कर लिया, लेकिन मैं जमीन पर गिर गया क्योंकि मैंने अभी अभी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च की थी। नाइटो विश्वास नहीं कर सकता था कि मैंने न केवल अपनी शक्ति को नियंत्रित किया था बल्कि उन्माद की स्थिति को भी दबा दिया था, जो हर कोई नहीं कर सकता। उसने मुझसे पूछा कि मैंने ये कैसे किया, लेकिन मैंने जवाब खोलने के लिए उसे मुझे अपना चेला बनाने के लिए कहा। नाइटो ने कहा कि वो इस पर विचार करेगा और मैंने इसे हाँ मान लिया। मैंने कहा कि जब नाइटो ने खून को नियंत्रित करने की बात की तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने उसे अपना अंगूठा काटते हुए और खून का उपयोग करके हथियार बनाते हुए देखा तो मुझे एक विचार आया। मैंने सोचा कि चूंकि हम दोनों ओनी हैं, मुझे बस उसकी नकल करनी होगी, और आश्चर्यजनक रूप से यह काम कर गया। हालांकि मुझे विवरण समझ नहीं आया, मैंने बस अपने हाथ से खून बहने दिया जबकि मन में चिल्ला रहा था कि उसे एक हथियार बनना होगा। मैं अभी भी उत्साहित था कि मेरा जुआ सफल रहा और मैंने नाइटो से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचता है। नाइटो ने सोचा कि ये पूरी तरह से बकवास है क्योंकि चीजें ऐसे काम नहीं करती। उसके अनुभव के अनुसार मेरे जैसे मूर्ख और भावुक किशोरों के लिए अपने खून को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, जबकि उस जैसे तर्कसंगत और शांत लोगों के पास अपनी शक्ति का सही उपयोग करने का सबसे अच्छा मौका होता है। उसने सोचा कि मैंने तर्क नहीं सुना यहाँ तक कि उन्मादी मोड को भी मुझे नियंत्रित नहीं करने दिया और मैं अपनी कच्ची वृत्ति का उपयोग करके शक्ति को मजबूर कर सकता था। उसने सोचा कि ये एक बहुत ही आदिम तरीका है, लेकिन ये एक विस्फोटक मात्रा में शक्ति भी दे सकता है। वो सोचने लगा कि इस अनूठे मामले के साथ क्या किया जाए। तभी अचानक मैंने कहा कि मुझे अपने पिता का बदला लेने और उनके हत्यारे को मारने के लिए शक्ति चाहिए। मैंने नाइटो से कहा कि अगर वो मुझे अपना चेला बना ले और मुझे सब कुछ सिखाए तो मैं उसके लिए उपयोगी बनूंगा। हालांकि नाइटो ने उस संभावना पर विचार करने से इनकार कर दिया। उसने अपने छाते को एक भाले में बदल दिया, मुझे बताया कि मेरे जैसे लोग समाज के लिए खतरा हैं, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि मैं अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकता हूं और मैंने बस एक जुआ खेला था। उसने कहा कि वो मुझे चेला के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है और फिर ऐसे काम किया जैसे वो मुझे भाले से मारने वाला हो, लेकिन सिर्फ मेरे सिर के पास फर्श पर वार किया। उसने मुझे बताया कि वो मुझे चेला के रूप में नहीं बल्कि एक छात्र के रूप में स्वीकार करेगा, और ये मेरे लिए वास्तव में भ्रमित करने वाला था क्योंकि मुझे लगा कि दोनों एक ही चीज है। नाइटो ने मुझे बताया कि मैंने बड़ी मुश्किल से परीक्षा पास की है, लेकिन वो मुझे अपनी क्षमताओं को साबित करने का मौका देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए नाइटो ने मूल बातें से शुरू करने का फैसला किया। उसने मुझे बताया कि हम नर्क के मुहाने गेट ऑफ हेल नामक एक द्वीप पर हैं जिसे अतीत में ओनागाशिमा कहा जाता था। ये वो जगह है जहां मूल मोमोटारो ने राक्षसों का नरसंहार किया था, लेकिन अब ये वो जगह है जहां ओनी सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। द्वीप के केंद्र में सेत्सु अकादमी है जो मोमोटारो एजेंसी से लड़ने के लिए ओनियों को प्रशिक्षित करने वाला एक सैन्य स्कूल है। ये जानकर मैं घबरा गया कि मैं एक द्वीप पर हूँ, लेकिन नाइटो ने मेरे चेहरे पर वार किया और कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रसेत्सु अकादमी मुझे सामान्य शिक्षा ओनी, रक्त नियंत्रण, युद्ध तकनीकों और मोमोटारो और ओनी के बीच के इतिहास से लेकर सब कुछ सिखाएगी। नाइटो मेरे क्लास टीचर थे और उन्होंने बताया कि अकादमी में काम कैसे होता है, लेकिन ये मेरे मूंगफली के आकार के दिमाग के लिए बहुत ज्यादा था। मुझे इसकी भी परवाह नहीं थी क्योंकि मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या मैं अपने पिता का बदला लेने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकता हूँ। नाइटो कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता था, लेकिन उसने मुझे बताया कि अगर मैं मोमोटारो एजेंसी से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो सका तो मुझे निकाल दिया जाएगा। जल्द ही मैंने अपनी वर्दी पहनी और एक अलग स्कूल जाने के लिए उत्साहित था, लेकिन नाइटो ने चेतावनी दी कि अन्य लोगों ने भी इस साल परीक्षा पास कर ली है और शायद मैं उनमें सबसे कम कुशल था। अचानक मुझे अपने पिता की याद आई और मैंने नाइटो से पूछा कि उनका शव कहाँ है। नाइटो ने जवाब दिया कि उन्होंने उन्हें मुर्दा घर में रखा था क्योंकि वे चाहते थे कि मैं अपने विश्वासों के अनुसार अंतिम संस्कार की व्यवस्था करूं। मैं अपने पिता की मृत्यु के बारे में सोचकर थोड़ा उदास था और नाइटो ने मुझे बताया कि उदास बेवकूफ बने रहना समय की बर्बादी है और मुझे बदला लेने के लिए मजबूत बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैंने कहा कि वो भी अच्छे दिखते हैं और इससे नाइटो शर्मिंदा हो गया। वह तेजी से फिसल गया और मुझे बताया कि अगर मैं उससे पहले कक्षा में नहीं पहुंचा तो मुझे निकाल दिया जाएगा।
किसी तरह मैं उसके साथ हो लिया और जब मैं सोच रहा था कि सबसे शानदार प्रवेश करने के लिए मुझे कक्षा में कैसे प्रवेश करना चाहिए, नाइटो ने बस मुझे दरवाजे से बाहर कर दिया। मुझे लगा कि मैं शांत प्रवेश का कर्जदार हूं, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मैंने जिन नाम के एक नकाबपोश लड़के से नाक का खून पोंछने के लिए कुछ टिश्यू मांगे। जिन हमारे शिक्षक से भी ज्यादा शांत निकला और उसने मुझसे कहा कि मैं उससे दोबारा बात न करूं। मैं गुस्सा हो गया और उसे सींग न होने के लिए चिढ़ाने लगा। जिन ने बस अपने सींग उगा लिए और कहा कि केवल मूर्ख रंगरूट जो अपनी सींगों को नियंत्रित नहीं कर सकते वे ही पूरे दिन उनका दिखावा करते हैं। इस टिप्पणी से इकारी नाम का एक और लड़का नाराज हो गया जो अपने सींगों को नियंत्रित करने में भी असमर्थ था। जैसे ही मैं जिनके पास गया और उसका सामना किया, कक्षा में माहौल तनावपूर्ण होने लगा। हालांकि इससे पहले कि चीजें हिंसक हो जाती, नाइटो अचानक हमारे पीछे दिखाई दिया और मैंने खुद को जिनके बगल में बैठा पाया, या जाने बिना कि ऐसा कब हुआ। जिन भी उतना ही हैरान था, लेकिन नाइटो के पास ये सोचने में समय बर्बाद करने का समय नहीं था कि उसके छात्र क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि पहली क्लास में हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। उन्होंने सभी छात्रों को जंगल में ले गया, कहते हुए कि उनके द्वारा पकड़े जाने से बचते हुए हमारे पास 1 घंटे में स्कूल लौटने का समय है। नाइटो ने तब घोषणा की कि जो कोई भी समय पर स्कूल वापस नहीं आएगा उसे निकाल दिया जाएगा और उन्हें मेरे विरोध की कोई परवाह नहीं थी। फिर उन्होंने छात्रों से कहा कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं और अगर कोई पागल हो जाता है तो ही वो अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे। जिनने आत्मविश्वास से कहा कि अगर उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं किया तो उन्हें मार दिया जा सकता है और नाइटो को इससे कोई समस्या नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें मारता है तो वे तुरंत स्नातक हो जाएंगे और फिर मोमोटारो एजेंसी से लड़ने के लिए अपनी पसंद की किसी भी टीम में शामिल हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि स्कूल हमें वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए है और वो हमें हर कदम पर परखेंगे। उन्होंने सभी से पूछा कि क्या वे तैयार हैं और मैंने जवाब दिया कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा और परीक्षा पास करूंगा। नाइटो ने तब खुलासा किया कि एक और नियम है और 2 गेंदें निकाली जो अभी भी मेरी से छोटी थीं। उन्होंने छात्रों से कहा कि इस परीक्षा को पास करने के लिए अकादमी में आने पर उनके पास 1 गेंद होनी चाहिए और फिर अचानक उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में फेंक दिया। छात्रों ने सोचा कि चूंकि केवल 2 गेंदें थीं इसलिए उन्हें हासिल करने के लिए लड़ना होगा। लेकिन फिर नाइटो ने खुलासा किया कि उन्हें टीमों में विभाजित किया जाएगा। पहली टीम में मैंजन और शर्मीली गुलाबी बालों वाली लड़की हुमार थी। दूसरी टीम में गुंडे डिकैटी और किताबी कीड़ा गुजी थे कि तीसरी टीम में चिंतित रोकीरो और क्वीना थे जो वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे अधिक आत्मविश्वासी लग रहे थे। नाइटो ने तीनों टीमों से कहा कि वो 15 मिनट बाद प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करेंगे ताकि उन्हें शुरुआत करने का फायदा मिल सके। लेकिन मैंने उन्हें बीच में ही रोक दिया, कहा कि मैं उस अजीब से नकाबपोश व्यक्ति के साथ टीम नहीं बनाना चाहता। नाइटो ने मुझे बताया कि अगर मैं टीम में काम नहीं कर सका तो मुझे निकाल दिया जाएगा और मैं अपने शब्दों को वापस लेने के लिए मजबूर हो गया। हुमार ने तब शालीनता से खुद को मुझसे परिचित कराया जिसने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई महिला बातचीत नहीं की थी। जैसे ही हुमार पास आई मुझे तुरंत पेट में गुदगुदी महसूस हुई और मैंने आत्मविश्वास से उसे बताया कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये सुनकर वो शर्मा गई और मुझसे कहा कि मुझे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बस मेरे रास्ते में नहीं आना चाहती थी। इसके बाद वह जिनसे अपना परिचय कराने गई, लेकिन वो एक टेट मैक्रे फैन था जिसने उसे जवाब भी नहीं दिया। हुमार का कम आत्मसम्मान उभरा और वो रोने लगी और उससे बात करने के लिए माफी मांगने लगी। मैंने जिन पर चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उसने लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी और फिर मैं जल्दी से उसे सांत्वना देने गया, कहते हुए कि उसे रोकर अपनी प्यारी सूरत खराब नहीं करनी चाहिए। फिर मैं वापस जिन को चिढ़ाने लगा, लेकिन टेट फैन ने मुझसे कहा कि मैं और बीटा सिंप न बनूं। नाइटो ने हमारी बहस को रोका और हमसे अंदर जाने को कहा क्योंकि हमारे पास पूरा दिन नहीं था। जिन और मैं तुरंत प्रतिबंधित जंगल में भाग गए और थोड़ी देर तक बिना किसी उद्देश्य के चारों ओर देखने के बाद हुमार भी हमारे पीछे आ गई। अंदर जिन नारुतो के एक निंजा की तरह पेड़ों की शाखाओं पर कूदना शुरू कर दिया, या सोचकर कि नाइटो को मारने से वो स्नातक हो जाएगा और उसे अपनी पसंद की किसी भी टीम में शामिल होने का अधिकार मिल जाएगा। वो इस मौके का फायदा उठाकर मोर्चे पर जाना चाहता था और एक बार फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना चाहता था। लेकिन फिर अचानक मैंने उसे पीछे से हमला करने की कोशिश की जिससे वो अपनी सोच से बाहर निकल गया। जिन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पागल हूँ और मैंने जवाब दिया कि मैं साबित करूंगा कि मैं उससे ज्यादा मजबूत हूँ। जिन भी लड़ाई के लिए तैयार था और उसने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया जिससे उसके मुंह के चारों ओर भयानक निशान दिखाई दिए। मैं डर गया, लेकिन मैंने कहा कि केवल कमजोर लोग ही अपने पुराने निशान दिखाते हैं, लेकिन जिन मेरे ताने से नहीं डरा। उसने बस अपने दस्ताने हटा दिए जिससे उसका हाथ दिखाई दिया जो टांकों से भी भरा हुआ था। उसने खून निकालने के लिए टांकों में से एक को फाड़ दिया और उसे घूमने वाले आरी के ब्लेड में बदल दिया। ये देखकर मैं चौंक गया क्योंकि मुझे लगा कि चेंशो मैन का लेखक विचारों की नकल करने के लिए हम पर मुकदमा करेगा। जिन ने मुझसे कहा कि अब और समय बर्बाद मत करो और अगर मैं डर गया हूं तो भाग जाओ, लेकिन मैंने जवाब दिया कि अगर मैं अभी भागा तो मैं अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले पाऊंगा। ये सुनकर जिन हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर उसने अचानक मुझे डरावना रूप देते हुए कहा कि हम कभी भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। मैंने उससे कहा कि मैं शुरू से ही उसे समझना नहीं चाहता था और खून निकालने के लिए मैंने अपना अंगूठा काट लिया।
हालांकि इस बार मैं उसे बंदूक में बदलने में विफल रहा और घबरा गया या सोचकर कि इसे काम करने के लिए मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए। मैंने एक छड़ी से लड़ने का फैसला किया क्योंकि यही एकमात्र विकल्प मेरे पास था। लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मैं जिनका कोई मुकाबला नहीं था जो अपनी चेनसो बुझा के एक झटके से पेड़ों को काट सकता था। इस बीच हुमार दोनों लड़कों को खोजने की कोशिश कर रही थी जब उसने अचानक पेड़ों की जमीन पर गिरने की आवाज सुनी। वह अचानक घबरा गई और उसका आत्मसंदेह बढ़ गया। उसने सोचा कि वो इस तरह की जगह के लिए फिट नहीं थी। हालांकि वह ये सोचकर थोड़ी खुश हुई कि मैंने उसे प्यारा कहा था और उसने मुझे खोजने का फैसला किया या महसूस किए बिना कि वो गेंदों में से एक से कुछ ही कदम दूर थी। उसी समय में जिनसे नंगे हाथों से लड़ने की कोशिश कर रहा था, जिनने अपनी चेनसॉ शक्ति का उपयोग भी नहीं किया और वो अभी भी मुझे आसानी से हराने में सक्षम था। मैं सोचता रहा कि वो इतनी आसानी से अपनी शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकता है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिनकी क्षमता मेरी बवंडर की क्षमता से अलग थी। मैं अपनी क्षमताओं की वास्तविक प्रकृति के बारे में सोचते हुए विचलित हो गया और जिन एक ही मुक्के से मुझे नीचे गिराने में सक्षम था, मैं इससे निराश महसूस कर रहा था और जिन ने पराजित को शांति से रोने देने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वो जाने लगा, मैं खड़ा हो गया कहते हुए कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जिन गुस्से में आ गया और मेरी ओर एक आरी का ब्लेड फेंका और तभी हुमार आ गई। अपनी अत्यधिक नकारात्मक अस्तित्व की वृत्ति के कारण उसे यह भी पता नहीं चला कि वो सीधे प्रक्षेप वक्र में चल रही थी। ये देखकर मैं घबरा गया और सौभाग्य से मैं उसे मामूली चोट लगने के बावजूद सुरक्षित स्थान पर ले जा सका। मैं जल्दी से हुमार के ऊपर से उठ गया और जिन से माफी मांगने को कहा, लेकिन जिन ने जवाब दिया कि अगर वो उसके कमजोर हमले से मर जाती है तो ये उसकी गलती थी। मैं इस बात पर पागल हो गया, लेकिन फिर अचानक मैंने हुमार को प्रार्थना की तरह मुझे माफ करना बुदबुदाते हुए सुना। मैंने उससे कहा कि ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन हुमार सपने जैसी अवस्था में थी और अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। खून धीरे धीरे एक विशाल मानव आकृति में बदल गया और जिन और मैं दोनों घबरा गए सोचते हुए कि अटैक ऑन टाइटन के नाम पर यह क्या था। हुमार ने हम दोनों से भाग जाने को कहा क्योंकि उसकी फीमेल टाइटन हमें मार डालेगी। जैसे ही उसने ये कहा, फीमेल टाइटन ने पूरी ताकत से जमीन पर मुक्का मारा और मैं मुश्किल से ही उसके हमले से बच सका। दूसरी ओर जिन ने लड़ने के लिए सीधे फीमेल टाइटन की ओर छलांग लगाई, लेकिन उसके आरी के ब्लेड उसके विशाल शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। मैंने हुमार से पूछा कि क्या वो उस चीज को रोक सकती है और उसने माफी मांगी कि वो कुछ नहीं कर सकती। खून की कमी के कारण वो अचानक गिर गई और मैंने उसे टाइटन देवी से दूर ले जाने का फैसला किया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। हालांकि मुझे ये देखकर सदमा लगा कि टाइटन उसकी रक्षा कर रहा था और यहाँ तक कि जिन ने भी सोचा कि होमर के खून की अपनी कोई इच्छा है या नहीं। अचानक टाइटन देवी ने जोर से खून फेंकना शुरू कर दिया और जब जिन एक चट्टान के पीछे छिप गया तो मैंने पूरा हमला अपने ऊपर ले लिया। होमर रो रही थी और टाइटन देवी से रुकने के लिए कह रही थी, उसे अपनी बहन कह रही थी और मैं असमंजस में खड़ा हो गया कि उसका क्या मतलब था। होमर ने एक बार फिर मुझे भागने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया कहते हुए कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो वो खून की कमी से मर जाएगी और मैं अब किसी और को अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता था। अचानक टाइटन देवी जोर से दहाड़ी और उसकी शॉकवेव जंगल के बाहर बचे हुए छात्रों तक भी फैल गई। नाइटो ऊपर पेड़ से सब कुछ देख रहा था और उसने हस्तक्षेप करने से पहले मुझे और जिन को होमर की रक्त मुक्ति क्षमता से निपटने की कोशिश करने देने का फैसला किया। युद्ध स्थल पर वापस मैंने खुद को घाव देकर खून निकालने और उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टाइटन देवी ने मुझ पर हमला किया और मैं चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन फिर उसने जमीन से कुछ पत्थर उठाए और उन्हें मेरी ओर फेंक दिया। मुझे लग गई और मैं उड़ गया, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि मैं इस समय दयनीय रूप से कमजोर था। मैंने पहले कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी, लेकिन अब मैं बस एक बेकार बच्चा था। मैं निराशा के कारण रोने लगा, लेकिन फिर जिन लड़ाई में शामिल होने के लिए बाहर आया और मुझे घर जाने के लिए कहा अगर मैं लड़कियों की तरह रोने वाला था। मैं गुस्से से भड़क उठा और उससे कहा कि मेरी आंखों से केवल पसीना आ रहा है, लेकिन जिनके पास इसके लिए समय नहीं था। उसने फिर से अपने घाव को फाड़ दिया और इस बार उसने अपनी प्रत्येक बांह पर 2 अलग अलग प्रकार की चेनसो बनाई। महिला टाइटन के पिछले हमले से उसे जो क्षति हुई थी वह अभी भी अपना असर दिखा रही थी, लेकिन वो सामने की हर लड़ाई जीतने के लिए दृढ़ था। नाइटो बस दूर से देख रहा था और वो बहुत प्रभावित हुआ कि जिन एक ही समय में 2 प्रकार के हथियार बना सकता था। उसने ये समझाना शुरू किया कि ओनी रक्त किसी भी आकार में कैसे बदल सकता है जिसकी वे कल्पना करते हैं, लेकिन ये अक्सर उनके पिछले आघात प्राथमिकताओं और अनुभवों से प्रभावित होता है। इस बीच जिन टाइटन देवी की ओर भागा चढ़ने के लिए एक गोल आरी का उपयोग किया। फिर उसने टाइटन देवी की गर्दन के पिछले हिस्से पर हमला करके लेवी एकरमैन की नकल करने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को बचाने के लिए एक हाथ कुर्बान कर दिया। जब वो टाइटन देवी से लड़ रहा था तो मैं कुछ बनाने के लिए अपनी बाहों पर चिल्लाया। मैंने सोचा कि जब जिन हथियार बना सकता था तो मैं क्यों नहीं बना सकता था, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि जिन केवल काटने वाली चीजें बनाता है और यहाँ तक कि होमर का भी अपनी टाइटन देवी के साथ व्यक्तिगत संबंध था। मैंने सोचा कि मैं बंदूकें बना सकता हूं क्योंकि मैं उन्हें एक औसत अमेरिकी से ज्यादा पसंद करता हूं और मुझे अचानक अपनी शक्ति को नियंत्रित करने का एक तरीका मिल गया।
दूसरी तरफ जिन को टाइटन देवी से लड़ने में मुश्किल हो रही थी, जिसने अचानक जोर से दहाड़ लगाई जिससे उसके कान के पर्दे फट गए। उसने अपना संतुलन खो दिया और सोचा कि वो मरने वाला है और नाइटो भी हस्तक्षेप करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर मैंने घोषणा की कि अब मैं लड़ाई में शामिल होऊंगा। मैंने टाइटन देवी पर एक शक्तिशाली ग्रेनेड लॉन्चर तान दिया और नाइटो प्रभावित हुआ कि मैंने एक रास्ता खोज लिया था। मैं अपने नए हथियार को आजमाने के लिए उत्साहित था, लेकिन फिर टाइटन देवी ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने उसके हमले को चकमा दिया और फिर उस पर एक ग्रेनेड दागाजे से वो तुरंत उड़ गई और जिन और नाइटो दोनों मेरी शक्ति से चकित थे। टाइटन देवी गायब होने लगी क्योंकि उसके टुकड़े हर जगह बिखर गए और होमर बेहोश हो गई। इस बीच जिन अभी भी मेरे फायर पावर से चकित था भी अचानक खून की बारिश होने लगी। हालांकि मेरे पिछले हमले से हवा में फैला हुआ खून ही था और जल्द ही ये सामान्य बारिश में बदल गया। जिन ने महसूस किया कि मेरे हमले ने न केवल महिला टाइटन को मार डाला बल्कि मौसम को भी बदल दिया। मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने ये देखने के लिए होमर की ओर बढ़ना शुरू किया कि क्या वो ठीक थी, लेकिन फिर मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और मैं हिलने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी नाइटो आ गया और उसने मुझे बताया कि मैंने अभी अभी भयानक मात्रा में खून छोड़ा है और इसीलिए मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची है। मैंने उससे कहा कि मैं अभी भी जा सकता हूं और किसी तरह खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया, लेकिन वो 5 सेकंड तक भी नहीं चला और मैं एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। नाइटो ने मुझे एक ऐसा नौसिखिया कहा जो अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन उसने महसूस किया कि मेरी शक्ति उससे कहीं अधिक थी जो उसने कभी देखी थी। उसने मुझे बताया कि अगर मैंने बहुत अधिक खून का इस्तेमाल किया तो मैं मर भी सकता हूं और इससे मुझे अपनी बजाय होमर के लिए चिंता हुई। मैंने नाइटो से उसे जांचने के लिए कहा क्योंकि उसने बहुत सारा खून इस्तेमाल किया होगा और अगर मेरी जांच उसके बाद की गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाइटो को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी गंभीर स्थिति में होने के बावजूद किसी और के लिए चिंतित होऊंगा, लेकिन जैसे ही उसने हमारी मदद करने की कोशिश की, जिन ने अचानक उस पर हमला कर दिया। शुक्र है कि नाइटो की सजगता हमले को रोकने के लिए काफी तेज थी और उसने जिन को पीछे धकेल दिया, जिसने कहा कि उन्हें हारने वालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाइटो ने उससे पूछा कि अगर होमर मर गई क्योंकि उसकी सहायता नहीं की जा सकती तो क्या होगा, और जिन ने जवाब दिया कि ये उससे संबंधित नहीं है। नाइटो को यह सुनकर घिन आ गई और उसने जिन को यह स्पष्ट कर दिया कि वो उसके जैसे स्वार्थी कमीनों से नफरत करता है। जिन को भी परवाह नहीं थी और उसने बस नाइटो से पुष्टि करने के लिए कहा कि अगर वह उसे मार डाले तो वो स्नातक हो सकता है। नाइटो ने वादा किया कि वो सच कह रहा था और ये जिन के लिए सीधे उस पर हमला करने के लिए काफी था। नाइटो ने अपनी छतरी से उसकी रक्त आरी को रोक दिया जो उसी सामग्री से बनी थी जिससे हल्के पैंट बने थे, क्योंकि उस चीज को नष्ट नहीं किया जा सकता था। फिर उसने एक बटन दबाया जिससे धुआं निकला और जिन ने सोचा कि वो अचानक हमले से उसे गिराने की कोशिश कर रहा था। वो आश्वस्त था कि नाइटो के उसकी हमला सीमा में आते ही वो उसे मार सकता है, लेकिन अगले ही पल उसे बिजली की तेजी से कुछ गोलियां लगी। वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया और नाइटो ने अपनी बहुउपयोगी छतरी से उस पर रबर की गोलियां चलाना जारी रखाया, कहते हुए कि गोलियां उसे मारेंगी नहीं लेकिन वे दर्द देंगी। उसने अधिकतम क्षति पहुंचाने के लिए जानबूझकर जिनके पहले से घायल हाथ को भी निशाना बनाया। जिन ने महसूस किया कि नाइटो उनके बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि वो केवल नजदीकी सीमा वाले हथियारों का उपयोग कर सकता है। हालांकि उसके पास ऐसे समय के लिए कुछ गुप्त चालें थी और वो तुरंत पेड़ के पीछे से बाहर निकल आया। नाइटो की गोलियों से बचते हुए उस पर कुछ उड़ने वाले ब्लेड फेंके। नाइटो ने उन्हें आसानी से चकमा दे दिया, लेकिन वो हैरान था कि जिनके पास उन दुश्मनों के लिए एक जवाबी हमला था जो उसकी सीमा से बाहर लड़ सकते थे। जिन ने उस पर हमला करना जारी रखा और फिर हवा के बीच में उसके पीछे दिखाई दिया सोचकर कि वो अब बचाव नहीं कर पाएगा। हालांकि नाइटो ने बस उस पर एक बम फेंक दिया और जिन घबरा गया। शुक्र है ये सिर्फ एक और हानिरहित धुआं बम था और जिन ने सोचा कि नाइटो फिर से उसे दूर से गोली मारेगा, इसीलिए उसे ये उम्मीद भी नहीं थी कि नाइटो पीछे से आएगा और एक घूंसा मारेगा जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। नाइटो ने उसे लड़ाई में अपनी भविष्यवाणियों पर बहुत अधिक निश्चित होने के बारे में सिखाया, क्योंकि इससे वो अचानक हमलों के लिए खुला रह गया। जिन इतना घायल और थका हुआ था कि वो हिल नहीं सकता था, लेकिन वो कोशिश करता रहा और नाइटो को अपनी छतरी को पलटना पड़ा और उसे बंदी बनाने के लिए पिंजरे की तरह इस्तेमाल करना पड़ा। जिन ने छतरी से बाहर निकलने की कोशिश जारी रखी और नाइटो ने पूछा कि क्या वो अपने पिता से मिलने के लिए बहुत बेताब था। ये सुनकर वो अचानक चुप हो गया और फिर नाइटो से पूछा कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। नाइटो ने जवाब दिया कि उसने उसका रिकॉर्ड देखा था, इसलिए वो उसके बारे में कुछ बातें जानता था, जिसमें यह भी शामिल था कि उसके पिता एक मोमोतारो थे। जबकि यह सुनकर जिनके शरीर की हर कोशिका विद्रोह कर रही थी, मैं ये जानकर हैरान था कि हम दोनों का अतीत एक जैसा था। हालांकि जिन नफरत से भरा हुआ था क्योंकि उसने स्वीकार किया कि उसके पिता एक मोमोतारो थे और उस कमीने ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसने उसके परिवार को मार डाला था और फिर उसके साथ प्रयोग किए थे जिससे उसके पूरे शरीर पर घाव के निशान पड़ गए थे। जिनको याद आया कि वो कचरे पर और अपने पिता के प्रति नफरत से कैसे बचा था। उसने कसम खाई कि वो उसे अपने हाथों से मार डालेगा, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े।
गुस्से में इंजन में अचानक शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे वो उस पिंजरे को उखाड़ने में सक्षम हो गया जिसने उसे पकड़ रखा था। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, नाइटो ने उसका चेहरा पकड़ लिया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। उसे एक मूर्ख बच्चा कहा। उसने उससे कहा कि अगर वो अपने सपने का पीछा करते हुए मर जाता है तो वो एक बेवकूफ था जो उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाएगा। उसने उससे कहा कि वो अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लक्ष्य के लिए जेबले ही इसका मतलब असफलता और अपमान को स्वीकार करना हो। जिन आखिरकार उसके बाद हिलना बंद कर दिया और फिर नाइटो ने स्कूल को फोन किया कि नर्सों को भेजें, क्योंकि उसके पास यहाँ एक घायल छात्र था। उसने स्कूल को सूचित किया कि होमर को खून की कमी के कारण इस परीक्षा से हटना पड़ा और जिन को भी बांध दिया गया था। मैं दूसरी ओर अभी भी खड़ा था और नाइटो ने मुझे बताया कि समय समाप्त होने से पहले मेरे पास 6 मिनट से भी कम समय बचा था। उसने अपने हाथ में एक गेंद पकड़ी और मुझसे कहा कि मैं या तो उससे उसे छीनने की कोशिश करूं या 5 मिनट के भीतर बची हुई गेंद ढूंढूं और स्कूल तक पहुंचूं। मैंने कहा कि यह अनुचित था, लेकिन मेरे पास नाइटो के नियमों से खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो तुरंत भाग गया और मैंने ये देखने के लिए उसका पीछा करने का फैसला किया कि वो क्या करता है। इस बीच जिन चुपचाप बैठा था जहां उसे एक पेड़ से बांधा गया था। तभी अचानक मैं पास की झाड़ियों से बाहर निकला। मैं जिन के पास गया और कहा कि मैं उसे आजाद कर दूंगा, लेकिन बदले में उसे मेरे साथ सहयोग करना होगा। जिन इस प्रस्ताव से हैरान था और मैंने कहा कि हम दोनों अकेले नाइटो को नहीं हरा सकते, लेकिन अगर हमने टीम बनाई तो हमारे पास मौका होगा। जिन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि एक मूर्ख द्वारा बचाया जाना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा, और मैंने मूर्ख होने पर बहस करने की भी परवाह नहीं की। मैंने जिन से पूछा कि क्या उसका स्वाभिमान उसके लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो यहाँ बैठकर अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। जिन ने मुझसे पूछा कि मुझे इसकी चिंता क्यों है, और मैंने बताया कि मेरे पिता भी एक मोमोटारो थे। ये सुनकर जिन चौंक गया और फिर मैंने उस पर पुराना नारुतो ट्रिक आजमाया, कहते हुए कि हम दोनों एक जैसे हैं। इस बीच नाइटो मुझे ढूंढ रहा था और जब उसे मैं नहीं मिला तो उसे शक हुआ कि मैं वापस चला गया हूँ। तभी उसने मुझे जिन को कोसते हुए भागते हुए देखा और तुरंत मुझे दीवार की ओर धकेलने का फैसला किया। जैसे ही नाइटो ने छलांग लगाई मैं रुक गया। उसने मुझे बताया कि मेरा समय खत्म हो रहा है, जबकि वो अपनी गेंद का प्रदर्शन कर रहा था। मैंने अपने मन में जिन को कोसना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि उसने मेरी मदद नहीं की, बल्कि इसलिए कि बचाए जाने के बावजूद वह अभी भी इंचार्ज बनना चाहता था। तभी जिन ने नाइटो पर ऊंचाई से छलांग लगाई, जिसका लक्ष्य गेंद था, लेकिन वो आसानी से बच गया। हालांकि यह सिर्फ एक झांसा था और जिनका असली कदम नाइटो पर एक रस्सी से बंधा पत्थर फेंकना था। रस्सी तेजी से उसके चारों ओर लिपट गई, उसे जकड़ लिया और फिर मैंने दूसरा सिरा पकड़ लिया। मैंने और जिन ने नाइटो को पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपनी एड़ियों को जमीन में गाड़ दिया। उसे पूरा यकीन था कि हमें हराने के लिए हमारे पास पर्याप्त सहन शक्ति नहीं है। अचानक जिन ने नाइटो पर खून का एक ब्लेड मारा, जिससे उसे चकमा देना पड़ा, और ऐसा करने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया। ये मेरे लिए काफी था जो उसकी ओर भागा और उसके हाथ से गेंद छीन ली। गेंद जिनके पास गिरी और नाइटो को पूरा यकीन था कि अगर वो इसे स्कूल ले जाने की कोशिश करेगा तो मैं उससे गेंद छीनने की कोशिश करूंगा। उसकी योजना थी कि जब हम लड़ रहे हों तो वो हमसे गेंद छीन ले, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए मैंने जिन से गेंद लेने और भाग जाने के लिए कहा। जिन ने ठीक वैसा ही किया और मैं उत्साह से उसे चीयर करता रहा। मैंने नाइटो से कहा कि हमने उससे गेंद छीन ली है, लेकिन फिर नाइटो ने मुझे याद दिलाया कि केवल वही पास होगा जो गेंद को स्कूल ले जाएगा, और इस गति से वो केवल जिन होगा। ये महसूस करके मैं स्तब्ध रह गया और नाइटो को एहसास हुआ कि मैं एक पूर्ण मूर्ख था जो कार्रवाई से पहले लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचता था। मुझे तुरंत अपने फैसले पर पछतावा हुआ और मैंने जिनको वापस आने के लिए चिल्लाया, लेकिन अब वो मुझे सुन नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत दूर था। जिनको यकीन था कि वो इस गति से समय पर स्कूल वापस पहुंच सकता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि मेरी मदद के बिना यह संभव नहीं होता, और अचानक वो मुझे यूं ही नहीं छोड़ सकता था। वो मुड़ा और मेरी ओर भागा। मैं भ्रमित था और मैंने उससे पूछा कि क्या वो जोरो की तरह रास्ता भटक गया है। जिन ने मुझे चुप रहने को कहा, क्योंकि उसने ये केवल इसलिए किया क्योंकि वो अपनी सफलता का श्रेय एक मूर्ख को नहीं देना चाहता था। वो असफल होना पसंद करेगा और अपने लक्ष्य को खुद हासिल करेगा, और इसीलिए उसने मुझसे गेंद लेने और अकादमी जाने के लिए कहा। हालांकि जैसे ही हम एक दूसरे को छूने वाले थे, एक छोटा गुलाबी प्राणी बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया और ठीक हमारे बीच में रुक गया। नाइटो ने तुरंत परीक्षा रोक दी। में बताया कि जब उनका हाई स्पीड डिलीवरी पालतू जानवर मुकू उनके साथ यहाँ है तो उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। उसे पता था कि मुकू को केवल आपातकाल के समय ही भेजा जाता है, और उसने मोमोटारो एजेंसी द्वारा हमला किए जा रहे क्योटो शाखा से सहायता अनुरोध प्राप्त करने के लिए उसकी पीठ पर लगे रेडियो को सक्रिय कर दिया। परीक्षण क्षेत्र के बाहर बाकी छात्र धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, सोचकर कि समय सीमा पार हो जाने के कारण मैं और अन्य लोग असफल हो गए हैं। हालांकि नाइटो मेरे और जिन के साथ तुरंत वापस आ गया और उसने अन्य छात्रों को बताया कि क्योटो शाखा गंभीर खतरे में है और सहायता मांग रही है, इसलिए वे परीक्षा आयोजित करने के बजाय वहां जाएंगे। वे तुरंत एक नाव में चढ़ गए और क्योटो शाखा की ओर चल पड़े।
और छात्रों के पास इतनी जल्दी वास्तविक युद्ध के मैदान में जाने के बारे में मिली जुली राय थी। हालांकि नाइटो ने उनसे कहा कि वे लड़ेंगे नहीं और उसे केवल असली योद्धाओं को सहायता प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकता है। जल्द ही वे क्योटो पहुंचे और नाइटो उन्हें एक प्रसिद्ध मंदिर के आसपास के क्षेत्र में ले गया है, बताते हुए कि ओनी एजेंसी का अड्डा ठीक उसके नीचे स्थित था। वो छात्रों को एक साधारण दिखने वाले रेस्तरां में ले गया जहां एक डरावनी बूढ़ी महिला ने उनका स्वागत किया। जब वे रहने वाले कमरे में पहुंचे तो बूढ़ी महिला ने एक गुप्त भूमिगत सीढ़ी का खुलासा किया जो उन्हें उनके गंतव्य तक ले जाएगी। इस बीच एक अन्य स्थान पर त्सुबाकिरी, जो मोमोटारो एजेंसी का एक कप्तान है, ने अभी ओनी की एक यूनिट को नष्ट कर दिया है। उसने उन्हें सैनिकों का नाटक करने वाले कीड़ों का झुंड कहा और उसकी उप कप्तान युमोगी ने उससे कहा कि उसने फिर से हद पार कर दी है। उसने उस सारे गड़बड़ झाले की शिकायत की जो उसने पैदा किया था, क्योंकि इसे साफ करना बहुत मुश्किल होगा। और त्सुबाकिरी ने जवाब दिया कि वो सिर्फ कीड़ों को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसने इच्छा व्यक्त की कि इसके बजाय उन्हें एक महिला ओनी का सामना करना पड़े, क्योंकि वे दृढ़ होती हैं और पुरुषों की तुलना में दर्द को बेहतर तरीके से सहन कर सकती हैं, जो उन्हें उसके प्रयोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है। युमोगी ने उससे कहा कि उसके प्रयोग घिनौने हैं और वो उनसे नफरत करती है, खासकर उस चीज से जो उनकी ओर आ रही थी। तो त्सुबाकिरी ने उससे कहा कि वो उसके पसंदीदा प्राणी के प्रति ठंडा न हो, जो कुत्ते, बंदर और तीतर का मिश्रण था। उसने इसका नाम बदसूरत रखा और यही एकमात्र चीज थी जिस पर युमोगी उससे सहमत हो सकती थी। त्सुबाकिरी ने कहा कि बदसूरत उसका महत्वपूर्ण शोध नमूना होने के साथ साथ उनके ओनी विरोधी जैविक हथियारों का एक वफादार सदस्य भी था। युमोगी की मां ने कहा कि उनका काम खतरनाक ओनी को खत्म करना और नागरिकों को बचाना है और उसे अजीब शोधों में समय बर्बाद करने के बजाय इसमें अधिक योगदान देना चाहिए। तो त्सुबाकिरी ने उससे कहा कि ओनी का खून वास्तव में एक आकर्षक चीज है और वो अपने तरीके से मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसने घोषणा की कि अगर वे ओनी के खून को खुद नियंत्रित करना सीख सकते हैं तो ये निश्चित रूप से मोमोटारो एजेंसी की बहुत मदद करेगा, और इससे भी बेहतर अगर वे ओनी के खून के उपचार कारक को दवा में बदल सकते हैं तो वे अलेंजेफ और जक को मिलाकर भी अमीर बन सकते हैं। युमोगी ने उसे याद दिलाया कि मोमोटारो के पास भी ऐसी ही क्षमताएं थीं और त्सुबाकिरी ने कहा कि इंसानों पर प्रयोग करना बुद्धिमानी नहीं है। हालांकि उसकी नजर में ओनी कीड़े थे और उसने कहा कि उन्हें उन पर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्हें केवल मारना ही बर्बादी है। एक डरा हुआ ओनी बच्चा कोने के पीछे छिपा हुआ ये सब सुन रहा था और वो चुप रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने दो मोमोटारो एजेंटों के पैरों की आहट को खुद से दूर जाते सुना, उसने राहत की सांस ली और ये उसकी घातक गलती साबित हुई, क्योंकि त्सुबाकिरी ने सुन लिया था और तुरंत उस जगह पर आ गया। बच्चा घबरा गया और त्सुबाकिरी ने उसे प्रयोगशाला में ले जाने का फैसला किया। युमोगी ने उससे कहा कि वो बच्चे को शांत कर देगी ताकि वो कोई परेशानी न करे। लेकिन जब वो बच्चे को बिना बेहोश किए सुलाने की कोशिश कर रही थी तो खून की एक बूंद त्सुबाकिरी के कोट पर गिर गई। युमोगी को एहसास हुआ कि इसका मतलब उसके लिए नहीं बल्कि ओनी बच्चे के लिए परेशानी है। त्सुबाकिरी लड़के के पास गया और उसे लात मारने लगाया, कहते हुए कि हालांकि वो ओनी के खून से आकर्षित था, यह एक गंदी चीज थी और वो इसे अपनी वर्दी पर बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर उसने लड़के से पूछा कि क्या उसके माता पिता पास में रहते हैं और क्या वे उस समूह का हिस्सा थे जिसे उसने अभी मारा था। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने लड़के को दिखाने के लिए पास के ओनी के शवों को उठाया और पूछा कि क्या उसके माता पिता यहाँ हैं। बच्चा इतना डर गया था कि वो बोल नहीं पाया और त्सुबाकिरी ने शवों से बच्चे को कुचलने का फैसला किया। युमोगी को ये देखकर घृणा हुई, क्योंकि उसने मोमोटारो की जितनी भी क्षमताएं देखी थी उनमें से त्सुबाकिरी की क्षमता सबसे ज्यादा विकृत थी। उनके शरीर से निकलने वाला काला धुंध वास्तव में उनके खून में रहने वाला एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है और वे इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए कर सकते हैं। हालांकि त्सुबाकिरी बैक्टीरिया का उपयोग करके लाशों को नियंत्रित कर सकता था और वो अभी भी इसकी आदी नहीं हो पाई थी। जल्द ही त्सुबाकिरी ने लड़के को मार डाला और उसने बदसूरत से कहा कि वो विशाल ओनी पकौड़े खाएज बल्कि वे मारने के लिए और कीड़े खोजने जाते हैं। दूसरी ओर शिन और अन्य छात्र एक चौड़ी सुरंग से गुजर रहे थे और नाइटो ने उनसे कहा कि इस क्षेत्र में कुछ दुकानों में सुरंग का प्रवेश द्वार है जो उनके अड्डे तक जाता है। वे जल्द ही उस गेट पर पहुंचे जो उरुडा मंदिर के ठीक नीचे की जगह की ओर जाता था, जिसे एक पारंपरिक जापानी घर जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। नाइटो ने जब उनसे कहा कि ये ओनी एजेंसी के क्योटो डिवीजन का मुख्यालय है तो छात्रों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक डॉक्टर एक कमरे से बाहर निकला और उन सभी कामों की शिकायत कर रहा था जो उसे करने थे, लेकिन नाइटो को देखकर उसका रवैया अचानक बदल गया। डॉक्टर ने खुशी से उसका अभिवादन किया और फिर जब उसने सुंदर गोरी लड़की को देखा तो अपने बाल ठीक करने लगा। उसने तुरंत उसे मना कर दिया, लेकिन इससे उस आशिक का दिल नहीं टूटा, क्योंकि उसे सचमुच ठुकराए जाने की आदत हो गई थी। शिन ने पूछा कि ये जोकर कौन है और नाइटो ने उसे क्योटो बेस पर सपोर्ट यूनिट के कमांडर क्युआ के रूप में पेश किया। क्युआ ने कहा कि वो और नाइटो अकादमी में सहपाठी थे, लेकिन नाइटो के पास उसकी बेकार की बातों के लिए समय नहीं था। उसने तुरंत मोर्चे पर जाने का फैसला किया और शिन ने उससे अपने साथ चलने के लिए कहा। अन्य छात्र भी क्युआ जैसे अजीब व्यक्ति से निपटने के बजाय उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन नाइटो ने उनकी बात नहीं सुनी।
जाने से पहले उसने क्यूआ से कहा कि वो इन बच्चों का इस्तेमाल अपनी इच्छा अनुसार करे, और तभी नर्स ने क्यूआ से वापस अंदर जाने और अपना काम करने को कहा। उसने अकादमी के छात्रों को पहचाना और उनसे तुरंत कपड़े बदलने को कहा क्योंकि उन्हें हर संभव मदद की जरूरत थी। उन्होंने तुरंत सहायक नर्सों के कपड़े पहने और फिर फील्ड अस्पताल पहुंचे, जहां दर्जनों घायल ओनी दर्द से चिल्ला रहे थे। उनमें से एक को अभी अभी अंदर लाया गया था और उसने अपने दोनों पैर खो दिए थे, साथ ही उसे कुछ अन्य जानलेवा चोटें भी लगी थीं। उसकी हालत देखकर मैं डर गया और नर्स ने भी कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक जीवित रहेगा। क्यों ने बस उसकी तरफ मुस्कुराया और कहा कि वे उसे मरने नहीं देंगे, और मैंने उस पर चिल्लाया और उससे कहा कि ऐसे झूठे और असंवेदनशील वादे न करे। क्यों ने मेरी ईमानदारी और दयालुता की सराहना की, लेकिन मुझसे कहा कि वो यहाँ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसने बच्चों को ये दिखाने का फैसला किया कि वास्तविक समर्थन कार्य कैसे किया जाता है। एक अन्य स्थान परत सुबाकरी और युमोगी ने अभी अभी एक अन्य समूह के कप्तान और उप कप्तान को निपटाया था। बचे हुए ओनी अब उनसे डर गए थे और सुबाकरी निराश था क्योंकि वो एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे एक और छोटे मोटे समूह से निपटना होगा। खैर, उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो गई जब नाइटो आया और तुरंत अपनी क्षमता सक्रिय कर दी। सुबाकरी उसे देखकर खुश था, लेकिन नाइटो ने उसे ज्यादा देर तक खुश होने का मौका नहीं दिया क्योंकि उसने तुरंत उस पर अपना घातक वार कर दिया। ओनी ये देखकर वास्तव में खुश थे कि नाइटो उन्हें बचाने के लिए आ गया था, लेकिन सुबाकरी पिछले हमले से अछूता रहा क्योंकि उसने मृत ओनी कप्तान और उप कप्तान के शवों को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। ये पता चला कि वो नाइटो को पहले से जानता था और उसने उससे ऐसे बात की जैसे वे पुराने दोस्त हों। उसने पूछा कि वो क्योटो में क्या कर रहा है क्योंकि ये उसका इलाका नहीं था। सुबाकरी ने आगे टिप्पणी की कि उसने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां ओनी और क्योटो केंद्रित हो रहे हैं और अगर वो बस उस जगह को साफ कर दे तो पूरी समस्या हल हो जाएगी। नाइटो ने शांत भाव से कहा कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है और सुबाकरी ने जवाब दिया कि अगर नाइटो भी ये दावा करता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है तो वो हार मान लेगा। फिर उसने कहा कि वो इसके बजाय बड़े मंदिर के चारों ओर घूमना पसंद करेगा और नाइटो मन ही मन डर गया क्योंकि वो जानता था कि सुबाकरी की प्रवृत्ति बहुत तेज थी। उसने उसे यहीं रोकने का फैसला किया और गंभीर रूप से लड़ने के लिए तैयार हो गया। मुख्यालय में वापस क्यों अपने शरीर में कई रक्त नलिकाएं डाल रहा था और मैंने पूछा कि क्या उन्हें इसके बजाय वो खून घायलों को नहीं चढ़ाना चाहिए। नर्स ने मुझे चुप रहने और देखने के लिए कहा। जब क्यों सबसे बुरी तरह घायल आदमी के पास गया, उसने पूछा कि वो हाथ वापस चाहता है या पैरक, क्योंकि वो अभी दोनों का खर्च वहन नहीं कर सकता। आदमी ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके कहा कि वो अपनी बाहें वापस चाहता है ताकि वो अपने बच्चों को फिर से गले लगा सके। क्यों ने वादा किया कि वो ऐसा कर पाएगा, लेकिन प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी। उसने फिर अपनी कलाई काट ली ताकि घायल आदमी के मुंह में खून बह सके, बताते हुए कि ये एक सामान्य ओनी की उपचार क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। जैसे ही उसका खून काम करना शुरू हुआ, आदमी दर्द से चिल्लाने लगा और नर्स ने छात्रों को उसे कसकर पकड़ने के लिए कहा। मैंने और दूसरों ने तुरंत उसके आदेश का पालन किया और इस बीच उसने दूसरों को बगल के कमरे से और खून लाने के लिए कहा। तुरंत ही कुछ उस आदमी के पट्टी बांधे हुए हाथ से बाहर निकलने लगा और मैं ये देखकर डर गया कि वो कुछ इंसानी उंगलियों जैसा लग रहा था। बाकी छात्र भी पीछे हट गए और फिर अचानक घायल आदमी की बाह वापस आ गई और यहाँ तक कि उसकी छाती पर गंभीर जलन भी पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं तुरंत क्यों के पास गया और पूछा कि क्या वे उसके पैर को फिर से बना सकते हैं, और उसने हाँ कहा, लेकिन जोड़ा कि उन्हें इसे समय के साथ और उसके खून की छोटी खुराक का उपयोग करके करना होगा क्योंकि उसने पहले ही बहुत अधिक उपभोग कर लिया था। अगर वो और पीता है तो घायल व्यक्ति में एंटीबॉडी विकसित हो सकती है। क्यों फिर मरीज के पास गया, उसे बताया कि उसे अब युद्ध इकाई से सेवानिवृत्त किया जाएगा, लेकिन वो दूसरों की मदद के लिए समर्थन इकाई में शामिल हो सकता है। उसने कहा कि कृत्रिम पैरों के साथ वह जल्द ही अपने बच्चों के साथ खेल रहा होगा और ये सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। क्यों फिर छात्रों की ओर मुड़ा उनसे कहा कि वे भविष्य में इस आदमी की जगह ले सकते हैं। वो समझता है कि महिमा का पीछा करना और एक प्रतिष्ठा बनाना केवल अग्रिम पंक्ति में ही संभव है, लेकिन उसने उन्हें याद दिलाया कि अग्रिम पंक्ति में रहने वाले केवल इसलिए बहादुरी से लड़ सकते हैं क्योंकि कोई उनकी पीठ ढक रहा है, और वो है समर्थन इकाई। मैं और कुछ अन्य लोग अब उससे वास्तव में प्रभावित थे और हमने उससे कहा कि हम हर संभव तरीके से उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। क्यों ने मुझे बताया कि उसे एक और मामले में मेरी मदद चाहिए और मुझे मई नाम की एक उदास छोटी लड़की के पास ले गया जिसे मोमोटारो एजेंसी द्वारा हमला किए जाने के बाद कल लाया गया था। उसके माता पिता अभी भी लापता थे और क्यों चाहता था कि मैं अपनी दयालुता का उपयोग करके उसे बेहतर महसूस कराऊं। मैंने वो काम लिया और लड़की से बात करने की कोशिश की जो धीरे धीरे मेरे साथ खुल गई। मैंने उससे स्कूल के बारे में पूछा और उसने कहा कि वो कभी स्कूल नहीं गई है। जब मैं सोच रहा था कि क्या वो मेरे जैसी ही शरारती बच्ची है, तभी सहायता इकाई कुछ शवों को युद्ध के मैदान से वापस लाई और उनमें मई के माता पिता भी थे। उन्हें देखकर वो पागलों की तरह रोने लगी और क्यों ने कहा कि इतने सालों के बाद भी वो ऐसे दिल दहला देने वाले दृश्यों का आदी नहीं हो सका। हालांकि लाशों के पीछे एक गहरी और अधिक भयावह योजना थी जिसे किसी ने नहीं पहचाना। तो सुबाकरी ने नाइटो को बताया कि उसने अपने रोगाणु कुछ ओनी लाशों में भर दिए हैं।
वो पूरी तरह से जानता था कि समर्थन इकाई उन्हें उचित अंतिम संस्कार के लिए अपने आधार पर लाएगी और फिर वो लाशों को दूर से नियंत्रित कर सकता था और आधार को नष्ट कर सकता था। ये सुनकर नाइटो चौंक गया और त्सुबाकिरी ने ये देखने का फैसला किया कि उसकी योजना काम करती है या नहीं। उसने मई के पिता की लाश को जगाया जब मैं और क्यूआ विचलित थे, और लड़की ये सोचकर बहुत खुश हुई कि वो अभी भी जीवित है। हालांकि उसने त्सुबाकिरी के आदेश पर लड़की का गला घोंटना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने और क्यूआ ने जल्दी से पहचान लिया। क्यूआ ने महसूस किया कि यह त्सुबाकिरी की क्षमता थी और उसने तुरंत मुझे मई की आंखें ढकने के लिए कहा। मैंने आज्ञा का पालन किया और फिर क्यूआ ने आदमी के मस्तिष्क में 2 तेज चाकू घोंप दिए, जिससे वो निष्क्रिय हो गया। जब मैंने मई को दिखाया कि उसके पिता के साथ क्या हुआ है तो वो रोने लगी, और फिर क्यूआ ने महसूस किया कि इस तरह के और भी पपेट ज़ोंबी यहाँ हो सकते हैं। हालांकि उसे देर से पता चला, क्योंकि पपेट ज़ोंबी हिलने लगे थे और मई की मां अचानक खड़ी हो गई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मेरा गला घोंटना शुरू कर दिया और क्यूआ ने उसे तुरंत निष्क्रिय करने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी स्कैल्पेल निकाल पाता और अधिक ज़ोंबी ने पीछे से हमला किया, उसे वश में कर लिया। मैं भी कुछ नहीं कर पाया और मेरे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति धीरे धीरे कट गई, जिससे मैं बेहोश हो गया। मुख्यालय में भी यही हो रहा था और ज़ोंबी ने पहले उनका साथ देने वाले समर्थन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। समर्थन लोगों को लड़ने के लिए प्रशिक्षित भी नहीं किया गया था, और चूंकि ये एक आश्चर्यजनक हमला था, वे ज़ोंबी के लिए वश में करने के लिए आसान लक्ष्य थे। उसी समय ज़ोंबी उस कमरे में घुस गए जहां सभी गंभीर रोगियों का इलाज किया जा रहा था। उन्होंने रोगियों और चिकित्सा कर्मचारियों पर हमला किया और किसी को नहीं पता था कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। दूसरे कमरे में वापस मई के रोने और अपनी मां से मुझे छोड़ने की विनती करने पर भी मैं किसी तरह होश में रहा। मैंने लड़की से उस ज़ोंबी से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि वो उसकी मां नहीं थी, लेकिन मई ने मेरी बात सुनी भी नहीं। क्यूआ ने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ज़ोंबी ने उसे वश में कर लिया था। ये देखकर कि कोई मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा है, मैंने अपनी कमर से एक ग्लॉक निकाला। पता चला कि नाइटो ने मुझे नाव पर यह बंदूक दी थी। मुझे बताया कि मेरे पास अपने खून को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कौशल नहीं है, इसलिए यदि लड़ने की आवश्यकता हो तो मुझे एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जिससे मैं परिचित हूं। मेरे प्रशिक्षक ने मुझे यह भी बताया कि बंदूक में सामान्य गोलियों के बजाय मेरे खून की गोलियां थीं और ये कहीं अधिक शक्तिशाली होंगी। अगर बंदूक का उपयोग करने का कोई समय था तो वो अब था, और मैंने सबसे पहले मई को अपनी ओर खींचा ताकि उसे होने वाले रक्तपात का गवाह न बनना पड़े। फिर मैंने ज़ोंबी महिला के सिर पर बंदूक तान दी और ट्रिगर दबा दिया, जिससे वो खत्म हो गई। मैंने फिर अपनी सांस ली, जबकि क्यूआ अभी भी 3 ज़ोंबी द्वारा दबा हुआ था। सौभाग्य से मैं जल्दी से ठीक हो गया और क्यूआ को खड़े होने में मदद करने से पहले प्रत्येक ज़ोंबी के सिर में एक छेद कर दिया। क्यूआ ने शिकायत की कि समर्थन इकाई ऐसी स्थितियों के लिए तैयार नहीं है और उसने मुझे इस गड़बड़ी को साफ करने का काम सौंपा, जबकि वो रोगियों को बाहर निकाल रहा है। मुख्य हॉल में बाकी छात्र केवल अपने हाथों से ज़ोंबी से लड़ रहे थे, क्योंकि वे स्थिति के बारे में अनिश्चित थे। वे सोच रहे थे कि ज़ोंबी को स्थायी रूप से कैसे मार गिराया जाए, क्योंकि वे कितनी भी बुरी तरह से घायल क्यों न हो, वे उठते रहे। और तभी मैं और क्यूआ पहुंचे। मैंने सभी से मस्तिष्क को निशाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि ज़ोंबी को रोकने का यही एकमात्र तरीका था। मैंने तुरंत हर दिशा में सिर पर गोली मारना शुरू कर दिया, और जिन ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था, जिनने अपने टाँके फाड़ दिए और अपने सामने ज़ोंबी पर कुछ सर्जरी की, और बाकी लोगों को भी धीरे धीरे पता चला कि उन्हें क्या करना है। इस मौके का फायदा उठाते हुए क्यूआ ने समर्थन कर्मचारियों को मरीजों को निकालने और किसी भी नए घायल को इलाज करने का आदेश दिया। इस बीच मैंने ज़ोंबी पर गोली मारना जारी रखा, जैसे कि मेरी बंदूक में अनंत गोलियां हों, लेकिन मैंने सोचा कि मरे हुओं को मारना मेरे पूरे जीवन में सबसे भयानक काम था। मैं मानसिक रूप से घायल होने लगाया, सोचकर कि हर ज़ोंबी जिसे मैंने मारा हुआ कभी एक व्यक्ति था जिसके पास परिवार और दोस्त थे जो उसकी परवाह करते थे। मुझे लगा जैसे मैं रोने ही वाला हूं, और मैंने सोचा कि उनका दुश्मन मोमोटारो एजेंसी होने के बावजूद वे अपने ही लोगों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे थे। दूसरी ओर माटो अभी भी त्सुबाकिरी के साथ आमने सामने था। उसने हाथापाई में उसे हराने का फैसला किया, लेकिन त्सुबाकिरी ने ढाल के रूप में 3 मृत ओनी का इस्तेमाल किया। नाइटो को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने अपने बगल में बदसूरत राक्षस को देखा जो विनाशकारी वार करने के लिए तैयार था। वो किसी तरह आखिरी पल में हमले से बच गया, लेकिन बदसूरत ने तीनों ओनी को कुचल दिया। नाइटो इससे खुश नहीं था, और त्सुबाकिरी ने उसे बताया कि उसे खुश होना चाहिए कि ये कीड़े जो इस दुनिया को संक्रमित कर रहे थे मर गए। नाइटो ने उससे कहा कि वह कितना भी मजबूत क्यों ना हुआ, हर लड़ाई अकेले नहीं जीत सकता। लेकिन त्सुबाकिरी ने इसे एक और अकेले व्यक्ति से आने पर व्यंग्यात्मक पाया। कुछ ही सेकंड में उसका तर्क सिद्ध हो गया जब छोटे ओनी ने उसे समर्थन देने की पेशकश की, लेकिन उसने उन्हें सुरक्षित स्थान पर निकालने के लिए कहा, क्योंकि वे केवल उसके रास्ते में आएंगे। त्सुबाकिरी ने उससे कहा कि कोई भी इस जगह को नहीं छोड़ेगा, और उसने अपनी सहायक युमोगी को अपना काम करने का आदेश दिया। युमोगी की मां आगे बढ़ी और अपनी शक्ति का उपयोग किया। नाइटो और अन्य ओनी के चारों ओर एक अभेद्य बाधा बनाई, उन्हें मौके पर ही फंसा दिया। त्सुबाकिरी ने नाइटो से कहा कि जब तक युमोगी अनुमति नहीं देती तब तक वो इस बाधा को नहीं छोड़ सकता, और इस बीच वह ओनी मुख्यालय के चारों ओर घूमेगा।
नाइटो घबरा गया जब त्सुबाकिरी ने खुलासा किया कि उसने सभी ओनी लाशों पर सिग्नल ट्रांसमीटर लगा दिए थे और वे सभी सीधे एरोडा मंदिर के नीचे जमा हो गए थे। तो वो निश्चित रूप से ओनी का मुख्यालय था। त्सुबाकिरी मंदिर की ओर चलने लगा और उसने युमोगी को बाधा के अंदर एक भद्दा जीव अगली भेजने का आदेश दिया। उसने जीव को अपनी बाधा में प्रवेश करने दिया और नाइटो उससे लड़ने की तैयारी करने लगा। हालांकि त्सुबाकिरी ने कहा कि यह जीव बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था, इसलिए इसे बलिदान करने में कोई समस्या नहीं थी। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और भद्दे जीव का पेट अचानक फूलने लगा। नाइटो को एहसास हुआ कि वो आत्मविनाश करने वाला है और उसने सभी को नीचे झुकने के लिए कहा, लेकिन छोटे कमरे में इतनी जगह नहीं थी कि वे उस विस्फोट से बच सकें जो मामोगस की बाधा को तोड़ने और पास की इमारतों को नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली था। युमोगी ने पूछा कि क्या उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा जांच करनी चाहिए कि नाइटो मर गया है, लेकिन त्सुबाकिरी ने उससे कहा कि वहां बहुत अधिक धुआं है और वो अपनी वर्दी गंदी नहीं करना चाहता। ये एक गलती साबित हुई क्योंकि बेहोश होने के बावजूद नाइटो को कोई बड़ा दृश्यमान घाव नहीं लगा था। मुख्यालय में वापस मैंने और अन्य लोगों ने अंततः सभी लाशों को हरा दिया था और क्योआ ने भी मरीजों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। उसने सोचा कि उनकी समस्याएं हल हो गई है, लेकिन तभी उसने देखा कि मैं अपने माता पिता के शवों को घूर रही है। वो उसे सांत्वना देने गया और मैं भी उसमें शामिल हो गया। मैंने मे से उसकी माँ को गोली मारने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसने बेरुखी से जवाब दिया कि ये ठीक है। मैं उसकी प्रतिक्रिया पर चौंक गया था, लेकिन मैंने आगे कहा कि उसे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता था, एक ऐसे खतरे से छिपना पड़ता था जिसके बारे में वो जानती भी नहीं थी। उसके कोई दोस्त नहीं थे और उसे स्कूल जाने को भी नहीं मिला और उसके मन में यह विचार था कि किसी दिन ऐसा कुछ हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए चिंता न करे और ऐसा सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे अपना बचपन और कैसे मैं हमेशा सुपर हीरो की प्रशंसा करता था याद आया। उनकी लोक कथाओं में मोमोतारो को नायक माना जाता था जबकि ओनी खलनायक था। मैंने पूछा कि क्या परियों की कहानियों के नायक इसी तरह काम करते हैं। मैंने अचानक मे को गले लगाया यह घोषणा करते हुए कि मैं खलनायक बनूंगा और सभी नायकों को कुचल दूंगा। मैंने मे से वादा किया कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां वो फिर से मुस्कुरा सकेगी और उसे पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। उसके तुरंत बाद क्योआ ने जिनको सहायता के लिए साथ लिया, जबकि उसने मृत ओनी के शवों को दाह संस्कार करने की योजना समझाई, लेकिन जिनको उसकी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी ओर बाकी छात्र शवों को खींचकर श्मशान घाट ले जा रहे थे, लेकिन गुजी नाम के अभिमानी पुस्तक कीड़े के मन में कुछ और ही विचार थे। हिकारी ने उससे आलस्य छोड़कर उनकी मदद करने को कहा और गुजी ने कहा कि उसके पास एक परिकल्पना है। चूंकि उन पर यहाँ हमला किया गया था, उसका मानना था कि मुख्यालय उतना सुरक्षित नहीं था जितना वे सोचते थे और उन पर फिर से हमला हो सकता है। गुजी की क्षमता टोही के लिए अधिक उपयुक्त थी, इसलिए उसने पहरा देने का फैसला किया। उसने तुरंत अपना अंगूठा काट लिया और खून को जमीन पर टपकने दिया, जिससे एक रडार बन गया जो 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जीवित प्राणी को महसूस कर सकता था और वो ये भी पुष्टि कर सकता था कि वे मोमोतारो थे या नहीं। हिकारी उसकी क्षमता से वास्तव में प्रभावित हुआ। तभी अचानक गुजी ने कुछ दुश्मनों को अपने अड्डे के पास आते हुए महसूस किया। वे सिग्नल त्सुबाकिरी और युमोगी से आ रहे थे जो उस स्टोर पर पहुंचे थे जो कभी ओनी मुख्यालय का गुप्त मार्ग हुआ करता था। वहां की बूढ़ी औरत मर चुकी थी और युमोगी को सुरंग का प्रवेश द्वार भी मिल गया था। जब वो इसकी जांच कर रही थी, त्सुबाकिरी ने मोमोतारो एजेंसी को फोन किया और उनसे उसके स्थान पर कुछ बड़े पैमाने पर उत्पादित भद्दे जीव भेजने के लिए कहा, साथ ही एक विशेष उद्देश्य वाला भद्दा जीव भी जो उसने खुद बनाया था। उसने एक उच्च जोखिम वाले ओनी के बारे में भी जानकारी मांगी जिसका नाम वो भूल गया था और फिर अंदर जाने की तैयारी करने लगा। युमोगी ने उससे कहा कि यह क्षेत्र बहुत विशाल लग रहा था और वहां बहुत सारे ओनी हो सकते थे, इसलिए उन्हें सावधान रहने की जरूरत थी। उसने उनके काम को आसान बनाने के लिए कुछ जहरीली गैस अंदर फेंकने का सुझाव दिया, लेकिन तभी त्सुबाकिरी को उस उच्च जोखिम वाले ओनी का डोजिर मिला जो और कोई नहीं बल्कि मैं था। उसने युमोगी से कहा कि अब वे जहर का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो मुझे जिंदा चाहता था। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गई और त्सुबाकिरी ने कहा कि मैं एक ओनी के लिए वास्तव में खास था और वो मुझ पर प्रयोग करने का अवसर नहीं छोड़ सकता था। दूसरी ओर क्योआ ने जिनको वो दाह संस्कार भट्टी दिखाई जहां वे अपने सभी मृत मित्रों को जलाते थे, जिन्हें से देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। और क्योआ ने कहा कि एक बार जब मोमोतारो एजेंसी के साथ युद्ध शुरू हो जाएगा तो बहुत से लोग मरेंगे। उसने जिनको उस रास्ते के खतरों के बारे में चेतावनी दी जिस पर वो चल रहा था, लेकिन यह भी कहा कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लगभग हर चीज से ठीक हो सकता है। फिर वह अचानक जिन के प्रति बहुत दोस्ताना हो गया और पूछा कि क्या उसकी कोई प्रेमिका है। जिन ने उस अजीब आदमी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और चला गया। और जब क्योआ उसका पीछा कर रहा था तो उसने अचानक महसूस किया कि कोई पीछे से आ रहा है। जैसे ही वो पलटा तो त्सुबाकिरी ने उसे वार किया जो वास्तव में उसकी पीठ को निशाना बना रहा था, लेकिन चूक गया। क्योआ प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत हैरान था, लेकिन जिन ने सहज रूप से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपने खून के आरे ब्लड सॉस चलाए। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, युमोगी उसके पीछे आ गई जिसने उसके आरे को अपनी काली जेल में बंद कर दिया और फिर उसकी बांह तोड़ दी।
जिन दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसकी बांह के चारों ओर काली जेल लंबे समय तक नहीं टिक पाई। दर्द के बावजूद उसने दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, ये महसूस करते हुए कि वे सबसे बुरी संभावित स्थिति में थेवा और क्युआ दोनों घायल थे और वो दुश्मन के बारे में कुछ नहीं जानता था। हालांकि क्युआ इस स्थिति में भी काफी शांत था और उसने जिन से जल्दी वापस जाने और दुश्मन के हमले के बारे में सभी को सूचित करने के लिए कहा कि वो 2 मोमोतारों को रोकेगा। जिन ने उसके आदेश का पालन किया, आमदद लाने का वादा किया और फिर क्युआ ने अपना ध्यान अपने सामने खड़े 2 दुश्मनों पर केंद्रित किया। तसुबाकरी ने युमोगी से अपना काम करने को कहा और उसने पूरे मुख्यालय के चारों ओर एक विशाल बाधा बैरियर बना दी। इस समय क्युआ को एहसास हुआ कि उसकी क्षमता उसके बैक्टीरिया का उपयोग करके बाधाएं बनाना था और वो ये सुनिश्चित करने की योजना बना रही थी कि कोई भी मुख्यालय से जिंदा ना निकल पाए। क्युआ ने अपने विकल्पों की गणना शुरू कर दी, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता था और उसे नहीं लगा कि छात्र सामने के खतरनाक विरोधियों को हराने के लिए काफी मजबूत थे। उसका मानना था कि मदद जल्द नहीं आएगी और इसका सीधा सा मतलब था कि वो मर जाएगा। अचानक तसुबाकरी ने उससे पूछा कि क्या वो मुझे जानता है, और क्युआ को एहसास हुआ कि चीजें उसके विचार से कहीं अधिक जटिल थीं। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया और अपने कोट से जहर का एक सिरिंज निकाला। हालांकि इससे पहले कि उसे इसका उपयोग करने का मौका मिलता, तसुबाकरी ने उसकी गर्दन पर वार किया और एक गहरा घाव छोड़ दिया। क्युआ घबरा गया, क्योंकि वो उसे आते हुए देख भी नहीं पाया था और वो जमीन पर गिर गया। उसका खून उच्च दबाव के साथ हर जगह फैल गया। जैसे ही क्युआ होश खोने लगा, उसने कामना की कि अगर वो मरने वाला है तो मम्मी युमोगी उसे मारे। तसुबाकरी उसकी इच्छा पूरी नहीं करेगा और उसने सोचा कि क्युआ उसके एक ही हमले के बाद मर चुका है। उसने अपने बैक्टीरिया के माध्यम से उसके शरीर को नियंत्रित करने का फैसला किया, लेकिन अचानक रुक गया जब उसने बाधा के बाहर भद्दे जीवों को महसूस किया। उसने युमोगी से उन्हें अंदर आने देने को कहा और उसने उन भद्दे जीवों को अनुमति दे दी। तसुबाकरी ने उनसे पूछा कि क्या वे वो लाए हैं जो उसने मांगा था, और उनमें से एक ने एक बड़ा बक्सा उगल दिया। फिर उसने भद्दे जीवों को कवर हटाने का आदेश दिया, जिससे एक सजी हुई लकड़ी का ब्लॉक सामने आया। तसुबाकरी ने भद्दे जीवों को सावधानी से बक्सा ले जाने के लिए कहा, जबकि वे मुझे ढूंढ रहे थे, और उसी समय जिन सभी को चेतावनी देने के लिए मुख्यालय पहुंचा। वो ये देखकर हैरान था कि आसपास कोई नहीं मिला, लेकिन जब वो मुख्य हॉल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि सभी लड़ने के लिए तैयार थे, जिनको देखकर उन्हें राहत मिली, लेकिन वह भ्रमित था कि वे सब एक ही जगह क्यों जमा थे। मैंने उससे कहा कि गुजी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया था और दुश्मन को उनके पास आते हुए पता लगाया था, इसलिए उन्होंने जल्दी से काम लिया और सभी मरीजों को निकाल लिया। हालांकि इससे पहले कि बाकी लोग भाग पाते, एक काली दीवार ने निकास को अवरुद्ध कर दिया और अब वे यहाँ फंसे हुए थे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उन्हें कोई अन्य निकास ढूंढना चाहिए, लेकिन नर्स ने कहा कि उसने सब कुछ जांच लिया था और कोई रास्ता नहीं था। मैंने फिर जिन से क्युआ के बारे में पूछा, लेकिन इससे पहले कि वो मेरे सवाल का जवाब दे पाता, एक भद्दा जीव आ गया। ऐसे भयानक राक्षस को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया और उन्होंने उसे एक यादृच्छिक आदमी की ओर से गुजरने दिया, जो राक्षस का भोजन बन गया। जब सब देख रहे थे तो सभी ने राक्षस का सामना करने से बचने के लिए भागने का फैसला किया और मैंने मे को अपने पास सुरक्षित रखने का फैसला किया। उसके तुरंत बाद तसुबाकरी और अन्य लोग हॉल में दाखिल हुए और उसे खाली पाया। उसने बद्दे जीवों को ताबूत नीचे रखने और उस पर बैठने का आदेश दिया। युमोगी को मुझे जिंदा पकड़ने और बाकी सभी को मारने का आदेश दिया। उसने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ आएगा, और तसुबाकरी ने मना कर दिया, या कहते हुए कि उसे कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर विचार करना था। दूसरी ओर सुनहरे बालों वाली सुंदर लड़की क्वीना बाथरूम में कुछ कपड़ों की जांच कर रही थी, ताकि उसे कुछ ऐसा मिल सके जिसमें वो बेहतर ढंग से घूम सके। इस बीच नाटकीय लड़का आयो भी उसी कमरे में थारो रहा था कि वो मरने वाला है, क्योंकि उसकी हृदय गति असामान्य थी। क्वीना ने उससे कहा कि अगर वो थोड़ी देर दौड़ने के बाद ही बेहोश हो जाता है तो उसे व्यायाम करना चाहिए। फिर उसने उसका चेहरा ढक दिया ताकि वो उसे कपड़े बदलते हुए न देखे। और फिर विडंबना यह है कि उसने एक तंग जिम सूट में कपड़े बदले। रोकेरो ने पूछा कि अब वो क्या करने जा रही है, और क्वीना ने जवाब दिया कि वो जाल बिछाएगी। जाहिर है ये सुनकर उसे स्वस्थ लोगों से जलन हुई, क्योंकि उसे हमेशा बीमार होने का डर रहता था। तभी उन्होंने एक भद्दे जीव के भारी कदमों की आवाज सुनी जो पास आ रहा था, और रोकेरो डर गया। उसने क्वीना से कहा कि वो इतना तनावग्रस्त होने पर लड़ नहीं सकता। उसने उससे कुछ करने की भीख मांगी, और इससे सुंदर लड़की अचानक उत्साहित हो गई, क्योंकि उसे पूर्ण नियंत्रण पसंद था। उसने रोकेरो को अलमारी में छिपने के लिए कहा, क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेगी, और उसने चिंता के साथ उसके आदेश का पालन किया। क्वीना फिर दुश्मन के आने का इंतजार करते हुए दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। बदसूरत प्राणी ने दीवार तोड़ दी और कमरे में प्रवेश किया, लेकिन लड़ने से पहले उसने क्वीना से पूछा कि क्या वो मैं हूँ। उसने गुस्से में जवाब दिया कि मैं एक मूर्ख दिखने वाला बदमाश हूँ, और ये सुनकर राक्षस ने अचानक उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने अलमारी गिरा दी जिसमें रोकेरो छिपा हुआ था, जिससे वो बेहोश हो गया। इस बीच क्वीना ने राक्षस को यह बताने का फैसला किया कि कमरे के काफी हद तक नष्ट हो जाने के बाद मालिक कौन है। उसने अपने अंगूठे को काटा और उसका खून उसके मुट्ठी के चारों ओर मुक्केबाजी दस्ताने में बदल गया।
दूसरी ओर जिनकेवा के पास उसकी स्थिति की जांच करने के लिए भागा और इकारी भी एक राक्षस का सामना करने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच मैंने मे को सुरक्षित रखने के लिए छिपने पर ध्यान केंद्रित किया और मुझे एकमात्र जगह मिली वो बगीचा थी। इस बीच रोकिरो उठा और कमरे को पूरी तरह से शांत पाया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था और अलमारी से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसने राक्षस का चेहरा ठीक अपने सामने देखा। जब उसने स्थिति को समझने की कोशिश की तो वो घबरा गया। जो तब और भी अजीब हो गई जब राक्षस खड़ा हुआ और कुइना की ओर आज्ञाकारी रूप से बढ़ गया। उसने उसे स्थिति में लाने से पहले उसके चेहरे को सहलाया और फिर एक शक्तिशाली मुक्के से उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद वह राक्षस पर बैठ गई और उसके सिर पर एफ कॉम्बो मारना शुरू कर दिया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। रोकिरो अब उससे डर रहा था, लेकिन कुइना राक्षस को नष्ट करने और फिर उस पर कदम रखने का आनंद ले रही थी, जबकि वो जमीन पर असहाय पड़ा था। यह उसकी आई लवनामक क्षमता के कारण था, जिसने उसके खून से सने दुश्मन को एक ऐसे गुलाम में बदल दिया जिसने उससे लड़ने की अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी। जब रोकिरो अलमारी से बाहर आया और पूछा कि क्या उसने वास्तव में अकेले ही राक्षस को हराया है, तो कुइना ने गर्व से उसे बताया कि उसने उससे कहा था कि सब कुछ उस पर छोड़ दे। उसने उससे ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो एक भरोसेमंद महिला थी जो सभी की देखभाल करना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो एक मनोरोगी थी जिसे लोगों को उस पर इस हद तक निर्भर करना पसंद था कि वे काम करने की अपनी क्षमता पूरी तरह से खो दें। और अब रोकिरो खुद उसके जाल में फंस गया था। वो उसके सामने घुटने टेक कर उसे बचाने के लिए धन्यवाद देने लगा और इससे अचानक कुइना की लाड़ प्यार करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। उसने जमीन पर एक चादर बिछाई और रोकिरो को ढक दिया। उसे बताया कि उसे किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेगी। वो चिंतित था क्योंकि वो उसके बहुत करीब थी और कुइना ने देखा कि वो पीला और कमजोर दिख रहा था, इसलिए उसने उसके लिए भोजन लेने का फैसला किया। और रोकिरो ये सोचकर और भी घबरा गया कि ये एक जाल था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई लड़की उस पर इतना ध्यान दे। वो डर के मारे कांपने लगा कि अगले राक्षस के आने पर वो उसे चारा के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, और कुइना उसके बारे में और भी ज्यादा चिंतित होने लगी। ठीक उसी समय एक और राक्षस आ गया और कुइना ने रोकिरो को खराब करने की अपनी मुख्य नौकरी पर लौटने से पहले उससे निपटने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह राक्षस भी एक कमजोर व्यक्ति था और उसने उससे जल्दी निपटने का फैसला किया, लेकिन वो राक्षस पिछले वाले से कहीं ज्यादा मजबूत निकला। उसने अपनी बाह का इस्तेमाल एक चाबुक की तरह उस पर हमला करने के लिए किया और उसके पीछे की दीवार में एक छेद कर दिया। रोकिरो तुरंत फिर से अलमारी में छिप गया और कुइना राक्षस पर गुस्सा हो गई जिसने उसके मजे को बर्बाद कर दिया। वह उस पर कूद पड़ी, बीच हवा में अपनी शक्ति को सक्रिय कर दिया, लेकिन राक्षस ने लापरवाही से उसके मुक्के को चकमा दिया और फिर अपनी अजीब टेंटेकल बाह से उसके कंधे पर वार किया। कुइना किसी तरह उससे बच निकली, लेकिन राक्षस ने फिर अपनी दोनों बाहों का इस्तेमाल करके उसे बांध लिया और उसने महसूस किया कि वो इस तरह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। राक्षस उसे अपनी ओर खींचने लगा और जब उसने विरोध किया तो उसने बस रस्सी खींची और उसे छत से टकराया। राक्षस ने मांसल लड़की को पूरे कमरे में फेंकना शुरू कर दिया और वो असहाय थी, कुछ भी करने में असमर्थ थी। अंत में उसे जमीन पर पटक दिया गया और राक्षस ने उसके सिर पर कदम रखना शुरू कर दिया। ये देखकर रोकिरो घबरा गया, लेकिन ये सब उस बेकार व्यक्ति ने किया। वो बस कुइना को प्रताड़ित होते हुए देखता रहा और कामना करता रहा कि कोई उसकी मदद के लिए आए। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो उसकी मदद कर सकता है क्योंकि वो एक कमजोर और डरपोक व्यक्ति था, लेकिन इसने उसे एहसास कराया कि वो बिना जाने ही एक दयनीय हारा हुआ व्यक्ति बन गया था। उसे वो समय याद आया जब वो डरपोक हारा हुआ व्यक्ति नहीं था और तब से ऐसा महसूस हो रहा था कि एक सदी बीत चुकी है। रोकिरो एक दूर दराज के गांव में पला बढ़ा जहां बहुत सारे ओनी इंसानों के बीच रहते थे और लुलू नाम की एक लड़की उसका पहला प्यार थी। वो हमेशा उसे ये दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश करता था कि वो कितना शांत और बहादुर था, भले ही वो अंदर से डरा हुआ था। हालांकि लुलू के साथ उसे लगा कि वो कुछ भी कर सकता है। लुलू भी हमेशा उसके करीब रहती थी और दोनों ने खुशी खुशी एक साथ काफी समय बिताया। हालांकि उस सही जीवन के नीचे सब कुछ ठीक नहीं था। लुलू बीमार पड़ गई और चूंकि वो एक ओनी थी इसलिए उसे किसी सामान्य डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता था। गांव के एकमात्र ओनी डॉक्टर ने उसे स्थिर और स्वस्थ रहने में मदद की थी, लेकिन एक दिन मोमोटारो एजेंसी ने गांव पर छापा मारा और उन्होंने एकमात्र डॉक्टर को मार डाला। उनके बिना लुलू की हालत बिगड़ती गई और रोकिरो ने उससे वादा किया कि वो जल्द ही पास के शहर से दूसरा डॉक्टर लाएगा। उसने उससे उस पर विश्वास करने के लिए कहा क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, और लुलू ने उससे कहा कि वो हमेशा सबसे अच्छा व्यक्ति था जिसे वो जानती थी। उसने उससे हमेशा ऐसा ही रहने के लिए कहा और उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस बात से रोकिरो टूट गया और जल्द ही उसने अपनी चमक खो दी। उसके पास बहादुर या आत्मविश्वासी होने का कोई कारण नहीं बचा था। उसके बाल सफेद हो गए और उसे नींद न आने की बीमारी हो गई। उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो आज जैसा हारा हुआ व्यक्ति बन गया। जैसे ही रोकिरो ने अपनी गिरावट के बारे में सोचा, राक्षस ने कुइना को खत्म करने के लिए अपने सिर को एक नुकीले चाबुक में बदल दिया। रोकिरो ने इसे अपना काम पूरा करने देने का फैसला किया क्योंकि वो किसी को भी बचाने में सक्षम नहीं था। हालांकि ठीक उसी समय लुलू के अंतिम शब्द उसके दिमाग में आ गए। उसे याद आया कि उसने उससे हमेशा शांत रहने के लिए कहा था और इससे अचानक उसके अंदर कुछ जाग उठा।
जैसे ही राक्षस ने कुइना को खत्म करने के लिए हमला किया, रोकिरो ने छलांग लगाई और पलक झपकते ही उसे खतरे से बाहर निकाल लिया। उसने महसूस किया कि अगर लुलू उसे अभी देखती है तो वो उससे निराश होगी और वो ऐसा नहीं होने देगा। उसने बेहोश और घायल कुइना को देखा और सोचा कि उसने उसे बचाने के लिए कितनी मेहनत की थी और अब उसकी बारी थी कि वो एहसान चुकाए। हालांकि वह बेहद डरा हुआ था और ये भी नहीं जानता था कि उसका दिल लड़ाई का सामना कर पाएगा या नहीं, लेकिन उसने एक बार फिर लुलू के बारे में सोचा और खुद को शांत किया। उसने अपने अंगूठे को काटा जिससे खून निकला जो लुलू के रूप में बदल गया। अब जब उसकी लड़की उसके सामने थी तो रोकिरो और भी शांत हो गया और उसने उससे उसके साथ रहने के लिए कहा, भले ही वो उतना शांत नहीं था जितना वो चाहती थी। खून से बनी लुलू ने उसे पीछे से गले लगा लिया और खून धीरे धीरे उसके शरीर को ढकने लगा, जिससे उसकी चिंता और घबराहट दूर हो गई। हालांकि यह उसकी वास्तविक क्षमता नहीं थी और रोकिरो अपनी क्षमता को तब सक्रिय कर सकता था जब वो पूरी तरह से आत्मविश्वासी हो जाए। उसके खून ने उसके शरीर को घेर लिया और रोकिरो अचानक एक प्रकार के पॉप आइडल में बदल गया। रूपांतरण के बाद राक्षस ने उस पर हमला किया, लेकिन रोकिरो ने आसानी से उसके हमले को चकमा दिया और फिर उसके पीछे उतरने से पहले हवा में कुछ फैंसी स्पिन किए। कमरा खून से बनी पंखुड़ियों से भर गया था और हर पंखुड़ी एक घातक ब्लेड थी। जैसे ही पंखुड़ियां राक्षस से टकराई, उसका शरीर टुकड़ों में फट गया, लेकिन राक्षस हमले से बच गया। दूसरी ओर रोकिरो आत्मविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि लुलू उसके साथ थी। उसने राक्षस को उस पर हमला करने की चुनौती दी और सब कुछ शालीनता से चकमा दिया। फिर वह राक्षस पर हमला करने के लिए कूद गया, उन गर्मियों के त्योहारों को याद करते हुए जहां उसने लुलू के साथ नृत्य किया था। अपनी प्रेमिका की यादों में खोए रहने के दौरान रोकिरो ने राक्षस के हमलों को चकमा दिया, उसकी बाह काट दी और उसे लड़ने के लिए अपने पैरों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। उसने पूरे कमरे में नृत्य किया, उसे पंखुड़ी के ब्लेड से भर दिया और फिर राक्षस पर एक घातक कॉम्बो हमला किया जिससे वो टुकड़ों में कट गया। दूसरी ओर में के साथ था, उसे बता रहा था कि अब वो आराम कर सकती है क्योंकि बदसूरत राक्षस चले गए थे। हालांकि वह अभी भी अपने माता पिता की मृत्यु के कारण बहुत उदास थी और सोचा कि शायद उसे उनके साथ मर जाना चाहिए था। मैंने उससे कहा कि वो ऐसा न सोचे क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी और अगर वो मर जाती है तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि वो जीना जारी रखे और निराशा से लड़े जो उसे निगलने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा कि पहली चीज जो वो कर सकती है वह है मुझे चीयर करना जब मैं उस कमीने को हराता हूं जिसने उसके परिवार को छीन लिया। ऐसा कहकर मैं खड़ा हो गया और उन्हें हराने के लिए मोमोटारो को खोजने का फैसला किया। हालांकि मैं का मानना था कि मैं जीत नहीं सकता और मैंने उससे कहा कि जब तक मैं उम्मीद नहीं छोड़ता मैं कभी नहीं हारूंगा। इस बीच दूसरे ओनी द्वारा जगाए जाने के बाद नाइटो जाग गया। वो जानता था कि वो 15 मिनट तक बेहोश रहा था और ओनियो ने उसे धन्यवाद दिया क्योंकि उसने उन्हें बचाने के लिए बहुत नुकसान उठाया था। नाइटो को इसकी परवाह नहीं थी और उसने तुरंत मुख्यालय लौटने का फैसला किया ताकि वो अपने छात्रों की मदद कर सके। मुख्यालय लौटकर मैं मुख्य हॉल में गया जहां तो सुबाकिरी आराम कर रहा था। जब मैंने अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या वो कमीना है जिसने लाशों को लाश में बदल दिया था तो सुबाकिरी ने खुशी खुशी पुष्टि की। मैंने उससे पूछा कि वो मृतकों का इतना अपमान कैसे कर सकता है और सुबाकिरी ने बस मुझ पर हंसाया कहते हुए कि ओनी इंसान नहीं है इसलिए उनके पास मानवाधिकार नहीं है। मैं इस बात पर गुस्सा हो गया और अपनी ग्लॉक बंदूक निकाली उस पर तान दी, लेकिन सुबाकिरी ने बस उत्सुकता से मुझे देखा। दूसरी ओर जिन क्युआ को खोजने के लिए दौड़ा लेकिन उसे मदर युमोगी ने रोक लिया। जिसने उसे बताया कि डॉक्टर मर चुका है। उसने जिनसे पूछा कि क्या वो अपने मृत मित्र का बदला लेना चाहता है और उसने जवाब दिया कि उसे क्युआ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो खुशी से किसी भी मोमोतारो को मार देगा जिससे वो मिलेगा। उसने अपने आरी के ब्लेड फेंके और युमोगी ने भी मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति सक्रिय की। जिन पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा और हमला किया, लेकिन युमोगी ने अपने चारों ओर एक अभेद्य कमरा बनाकर खुद को बचा लिया। उसने हमले को रोकने के तुरंत बाद कमरे से बाहर निकलकर उसे भंग कर दिया और जिनसे कहा कि वो अपने कमजोर हमलों से उसे छू नहीं सकता। उसने इसे एक चुनौती माना और उसे मारने के लिए और अधिक दृढ़ हो गया। दूसरी औरत सुबाकरी ने मुझे निहत्था करने के लिए मुझ पर एक चाकू फेंका। मुझसे कहा कि खिलौनों से खेलना बंद करूं और उस पर हमला करने के लिए अपनी असली शक्ति का उपयोग करूं। मैं इससे पागल हो गया और अपनी पूरी शक्ति से उसे उड़ा देने का फैसला किया। मैंने एक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्चर बनाया, अपनी शक्ति को शुद्ध क्रोध और घृणा से नियंत्रित किया और सुबाकरी से कहा कि मैं उसे नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मैंने सोचा कि मेई ने इस कमीने के कारण कितना सहा और फिर कैसे नाइटो ने मुझे अपनी शक्ति का उपयोग न करने के लिए कहा था क्योंकि मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और मैंने सुबाकरी पर रॉकेट लॉन्चर दागाजिस से एक बड़ा विस्फोट हुआ। हालांकि सुबाकरी हमले से बच निकला और मैंने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसका मजाक उड़ाया। उससे पूछा कि क्या वो अपनी जान बचाने के लिए भागने से इतना डर गया था। वैसे भी मेरा ध्यान ताबूत पर गया और मैं सोचने लगा कि उसके अंदर क्या है। सुबाकरी ने ताबूत खोलकर मेरे सवाल का जवाब दिया और उसमें से मोमोतारो के कपड़े पहने हुए एक आदमी बाहर निकला। उसने सभी ओनी को नष्ट करने का दावा किया और मुझे एहसास हुआ कि ये सुबाकरी का एक और ज़ोंबी था। मैंने उसे एक हृदयहीन कमीना कहा पूछा कि वो अपने साथियों के शवों को कठपुतलियों में कैसे बदल सकता है और सुबाकरी ने जवाब में आह भरी।
उसने मुझे एक सपाट दिमाग वाला मूर्ख कहा जो अपने खुद के कोई नए विचार नहीं रख सकता। उसने मुझसे कहा कि इंसानों में एक चीज होती है जिसे स्वतंत्र इच्छा कहते हैं, और उसका ज़ोंबी साथी यहाँ वास्तव में मरने के बाद कठपुतली बनने के लिए स्वेच्छा से आया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा, जब ज़ोंबी मोमोतारो ने अचानक मुझ पर अपनी क्षमता का उपयोग किया। उसने मेरे दिल की ओर अंधेरी शॉकवेव्स भेजी और कुछ ही सेकंड में मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर इतना भारी हो गया था कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। जैसे ही ज़ोंबी अपनी क्षमता का बार बार इस्तेमाल करता रहा, त्सुबाकिरी ने कहा कि जब अन्य मोमोतारो ज़ोंबी में बदल जाते हैं तो वो उनकी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। उसके वर्तमान साथी की क्षमता हवा में ऑक्सीजन के साथ बैक्टीरिया को मिलाकर उसे अविश्वसनीय रूप से भारी बनाना था। इस बीच ज़ोंबी ओनी को नष्ट करने के बारे में एक ही वाक्य दोहराता रहा, और त्सुबाकिरी ने कहा कि जब उसने पहली बार इसे बोलते हुए सुना तो वो भी हैरान रह गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये नफरत थी या दृढ़ संकल्प जिसने इस चलते फिरते लाश को बोलने में सक्षम बनाया, लेकिन उसने सोचा कि ये मोमोतारो भावना की पराकाष्ठा थी। उसने ज़ोंबी की शक्ति का उपयोग करके मुझे दबाए रखा, मुझसे पूछा कि मैं बहुत मजबूत दुश्मन के सामने कब तक टिक सकता हूँ। दूसरी ओर नाइटो के साथ ओनी समूह योमोगी द्वारा उनके मुख्यालय के चारों ओर बनाए गए काले अवरोध को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दीवार से टकराने पर उनके हथियार टूट गए और वे सोचने लगे कि क्या उन्हें अन्य प्रवेश द्वारों की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि नाइटो ने उनसे कहा कि यह व्यर्थ होगा क्योंकि बाधा हर जगह ठोस थी। तुच्छ सैनिकों ने उससे पूछा कि क्या वो दीवार को नष्ट कर सकता है, और यद्यपि नाइटो को विश्वास था कि वो ऐसा कर सकता है, उसने सोचा कि ये बुद्धिमानी नहीं होगी। फिलहाल उनके ऊपर मंदिर पर पर्यटक थे, और अगर उसने पूरी ताकत से दीवार को नष्ट कर दिया तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। वे घबरा गए क्योंकि उनके पास पर्यटकों को निकालने का कोई अधिकार नहीं था, और नाइटो एक समाधान सोचने लगा। तभी गुजी, जो एक पुस्तक प्रेमी था, आया और नाइटो से कहा कि उसने पहले दुश्मन के संकेतों का पता लगा लिया था और घायल लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद की थी। हालांकि कुछ सहायक कर्मचारी और अधिकांश छात्र अभी भी अंदर थे। नाइटो को एहसास हुआ कि उन्हें सभी को जल्दी से बचाना होगा, लेकिन इससे पहले उन्हें पर्यटकों को पहले निकालना होगा। तभी कुछ ओनी ने नाइटो से कहा कि उन्हें प्रवेश द्वार के बाहर एक अजीब शख्स मिला है, और वो होमर थी जो आखिरकार जाग गई थी। वो बड़बड़ा रही थी कि उसे इतनी खूबसूरत जगह पर नहीं होना चाहिए, लेकिन नाइटो उसे देखकर खुश हुआ। अचानक गुजी ने एक ए ग्रेड परवर्ट की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़कियों का शौक था। उसने होमर से कहा कि वो उसे अपना वीसी कार्ड देना चाहता है, और वो इस सनकी से घृणा महसूस करने लगी। नाइटो भी सदमे में था, क्योंकि उसने सोचा था कि गुजी इस साल के अजीब छात्रों के बैच में सबसे सामान्य लड़का है। वैसे भी उसे एहसास हुआ कि पर्यटकों को निकालने के लिए होमर की क्षमता का उपयोग करने का एक तरीका है, और तुरंत उसे मंदिर के चारों ओर के जंगल में ले गया। नाइटो ने फिर मंदिर में मौजूद गुजी को बुलाया और उससे कहा कि वो एक छोटा भूकंप और भूस्खलन पैदा करेगा ताकि सभी पर्यटक बाहर निकल सकें। गुजी को इससे सदमा लगा, लेकिन नाइटो ने उसे आश्वासन दिया कि एक छोटा भूस्खलन होगा और किसी को चोट नहीं लगेगी। ओनी सैनिकों को लोगों को निकालने में मदद करने के लिए पूरे मंदिर में तैनात किया गया था, और नाइटो ने गुजी से निकासी के बाद ये पुष्टि करने के लिए क्षेत्र को स्कैन करने के लिए कहा कि हर कोई चला गया था। ये कहकर उसने अपना ध्यान होमर की ओर मोड़ा और उससे टाइटन देवी को बुलाने के लिए कहा, जिसे उसने पहले बुलाया था, क्योंकि यही वो चीज थी जो भूस्खलन का कारण बनेगी। उसे डर था कि वो पागल हो जाएगी, लेकिन नाइटो ने उसे आश्वासन दिया कि वो स्थिति को संभालेगा। आश्वासन मिलने के बावजूद होमर अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए बहुत डरी हुई थी, और नाइटो ने हार मान ली। उसने गुजी से कहा कि भूस्खलन की योजना रद्द कर दी गई है और उन्हें कोई और रास्ता तलाशने की जरूरत है। फिर उसने होमर से कहा कि उसे टीम से निकाल दिया गया है क्योंकि उसे अपनी टीम में बेकार बोझ की जरूरत नहीं है। उसने फिसलना शुरू कर दिया, लेकिन होमर ने घबराकर उससे कहा कि वो उस शक्ति का उपयोग करने से बहुत डरती है जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकती। नाइटो ने जवाब दिया कि डर कोई समस्या नहीं है, लेकिन बदलने से इनकार करना एक बड़ी समस्या है। वो उस घटना के बारे में जानता था जो होमर ने अनजाने में अतीत में की थी, लेकिन उसकी कक्षा में सभी के ऊपर एक भयानक अतीत का बोझ था। उसने होमर से कहा कि बदलाव की दिशा में पहला कदम उसे उठाना होगा, क्योंकि अन्यथा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। उसने घोषणा की कि वो बदलना चाहती है, और अचानक अपना अंगूठा काट लिया, जिससे उसका खून निकल आया। खून ने एक विशाल टाइटन का रूप ले लिया और नाइटो पर हमला करना शुरू कर दिया, जो हमलों से बच गया। टाइटन देवी के भारी घूंसों से पहाड़ हिल गया और होमर घबराने लगी। उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित न कर पाने के लिए माफी मांगी, लेकिन नाइटो ने उससे कहा कि यह ठीक है, क्योंकि वो अभी यही चाहता था। टाइटन के हमलों के कारण जमीन हिलने लगी और पहाड़ की बड़ी चट्टानें फिसलने लगीं। इससे पर्यटकों में घबराहट फैल गई और ओनी सैनिकों ने तुरंत उन्हें हटने के लिए कहा। जब सब लोग भाग गए तो गुजी ने अपनी रडार क्षमता से इसकी पुष्टि की, और नाइटो ने टाइटन देवी के साथ खेलना बंद करने और उसके क्रोध को रोकने के लिए होमर को नीचे गिराने का फैसला किया। इस बीच जिन युमोगी से लड़ रहा था, जिसने उसे अपने काले बक्सों से पीछे धकेल दिया था, जिन ने उससे दूरी बनाए रखने का फैसला किया, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने उसके पीछे एक बॉक्स बुलाया था और वो उसके अंदर फंस गया। अब वो बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता था, और युमोगी ने उसे धीमी और दर्दनाक मौत देने का फैसला किया।
उसने बॉक्स को सिकोड़ना शुरू कर दिया, जिनसे कहा कि वह उसके अंदर कुचलकर चूर हो जाएगा। उसने उससे कहा कि वो उसे अपनी पूरी ताकत से तोड़ देगा, लेकिन युमोगी को नहीं लगा कि यह संभव है। जैसे ही बॉक्स छोटा होता गया, उसने कहा कि जब कोई तंग जगह में बंद होता है तो दिमाग घबराने लगता है और हर कोई कुछ भी करने की क्षमता खो देता है। उसने सोचा कि जैसे जैसे बॉक्स और छोटा होगा, जिन के साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन तभी अचानक उसने एक ब्लेड को दीवार से टकराने की आवाज सुनी। उसे लगा कि वो इतनी बंद जगह में ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जिन के पास उसके लिए और भी आश्चर्य थे। अचानक बॉक्स में दरारें आ गईं और फिर जिन के पीछे से आरी के ब्लेड निकले हुए दिखाई दिए और वो टुकड़ों में उड़ गया। उसने युमोगी से कहा कि एक बार वो एक परित्यक्त इमारत के एयर कंडीशनिंग डक्ट में सोता था। वो जगह ठंडी, नम और बदबूदार थी और उस जगह की तुलना में उसका बॉक्स जेट 2 पर छुट्टी जैसा था। युमोगी इस बात से नाराज हो गई और उसने अपने अगले हमले से उसे खत्म करने का फैसला किया, लेकिन तभी किसी ने एक कटे हुए राक्षस का सिर उसमें फेंक दिया। पता चला कि वो गुंडा इकारी था, जो इस बात से नाराज था कि माताओं ने सोचा कि वे उसे इस तरह के कचरे से मार सकती हैं। जिन ने उसे पीछे हटने के लिए कहा क्योंकि ये उसकी लड़ाई थी, लेकिन इकारी उनके सामने मोमोतारो को नीचे गिराने के लिए दृढ़ था। हालांकि युमोगी की मां के पहनावे को देखकर वो नियंत्रण खो बैठा। उसने उसे शालीन कपड़े पहनने के बारे में व्याख्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन उसे वास्तव में परवाह नहीं थी कि पुरुष उसके कपड़ों के बारे में क्या सोचते हैं। इकारी ने फिर अपनी शक्ति को सक्रिय करने के लिए अपना खून जमीन पर गिराया, लेकिन युमोगी ने पहले दोनों लड़कों को अपने पिंजरे में बंद करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उसके लिए इकारी उसके हमले के लिए बहुत तेज और फुर्तीला था। वो आसानी से उसके हमले से गुजरा और उसके जबड़े पर एक ठोस किक मारी, जिससे वो हिल गई। युमोगी हैरान थी क्योंकि वो हमले का अनुमान नहीं लगा पाई थी, लेकिन पता चला कि इकारी भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसकी शक्ति क्या करेगी। उसकी रक्त क्षमता उसे उसके क्रोध के स्तर के आधार पर एक यादृच्छिक शक्ति प्रदान करती है, और अभी उसके पास जादुई लाल जूते थे जिन्होंने उसकी गति और फुर्ती को बढ़ाया। इकारी ने सोचा कि उसे एक बेहतर हथियार पाने के लिए और गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन युमोगी ने सिर्फ इतना सोचा कि वो एक गति प्रकार का दुश्मन था और वो उनसे लड़ने में अच्छी नहीं थी। इस बीच बाधा के बाहर नाइटो ने बाधा को नष्ट करने के लिए अपने विशेष हमले का इस्तेमाल किया। पूरा मुख्यालय हिलने लगा और उसे एहसास हुआ कि इमारत जल्द ही ढह जाएगी। हालांकि उनका मानना था कि अंदर फंसे हुए उसके दोस्तों की जान इमारत से कहीं ज्यादा कीमती है और उन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा। इमारत के अंदर मौजूद बाकी लोगों को भी झटके महसूस हुए और उन्हें पता चला कि उन्हें तुरंत बाहर निकलना होगा। इस बीच नाइटो और उसकी टीम उस जगह पहुंची जहां युमोगी जिन और इकारी से लड़ रही थी। नाइटो ने युमोगी से कहा कि वो फंस चुकी है और इतने बड़े पैमाने पर अपनी शक्तियों का उपयोग करने के बाद उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई होगी। उसने उससे कहा कि वो आत्मसमर्पण कर दे क्योंकि वो भाग नहीं सकती, लेकिन युमोगी ने उसे बताया कि उसका भागने का कोई इरादा नहीं है। उसने अपना गाउन फेंक दिया, केवल काले जीवाणुओं की एक पतली परत पहने हुए घोषणा की कि वो यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालेगी। इस बीच त्सुबाकिरी ने भी मेरे साथ अपनी लड़ाई खत्म करने का फैसला किया, लेकिन मैं उसके गुरुत्वाकर्षण हमले की सीमा से बाहर निकल गया। मैंने फिर से अपना रॉकेट लॉन्चर बुलाया और उन पर हमला किया, लेकिन ज़ोंबी ने रॉकेट को उस तक पहुंचने से रोकने के लिए गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर किया। त्सुबाकिरी ने फिर अपने ज़ोंबी साथी का एक और कौशल दिखाया, जिसमें ऑक्सीजन को एक छोटे गोले में संपीड़ित किया गया, जो उसकी शक्ति के कारण अविश्वसनीय रूप से भारी हो गया। उसने फिर उस गुरुत्वाकर्षण गेंद को मेरी ओर फेंका, जिससे मुझे भयानक आंतरिक चोटें आईं। जब मैं दर्द से करा रहा था तो त्सुबाकिरी ने कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं किशिन का बेटा हूं, जिसे कभी इतिहास का सबसे मजबूत दानव जनरल माना जाता था। वो मुझसे निराश था, जो ये भी नहीं जानता था कि उसकी कहानी पर विश्वास किया जाए या नहीं। इस बीच में को भी झटके महसूस हुए और जब छत से मलबा गिरने लगा तो वो डर गई। हालांकि उसे याद आया कि मैंने उससे निराशा के आगे घुटने न टेकने के लिए कहा था। मैंने उससे कहा था कि अगर वो वास्तव में जीना चाहती है तो मेरा उत्साह बढ़ाए, और उसने मेरा समर्थन करके साहस खोजने का फैसला किया। उसी समय मेरे पिता को मारने वाला मोमोतारो समुदाय मोमोतारो एजेंसी के मुख्यालय पहुंचा। उसकी नई उप कप्तान हिना ने उसका अभिवादन किया और तुरंत उसकी चापलूसी करने लगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से वो मोमोतारो के बीच एक जीवित किंवदंती था। हालांकि समुदाय को उस किताबी कीड़े लड़की से कोई लेना देना नहीं था और उसने उससे कहा कि वो अकेला काम करता है, इसलिए उसे उसकी जरूरत नहीं है। हिना उसके जवाब से आहत हुई, लेकिन फिर भी वो बेशर्मी से उसके पीछे पीछे गई और मुख्यालय और बाकी चीजों के बारे में पूछने लगी, क्योंकि वो ग्रामीण इलाके से आई थी और ये पहली बार था जब उसने कोई शहर देखा था। उसने अचानक किशन के बच्चों के बारे में पूछा, जो एजेंसी में हर किसी के बीच चर्चा का विषय था, और समुदाय को ये एकमात्र ऐसा सवाल लगा जिसका जवाब देने लायक था। उसने उसे बताया कि बहुत पहले किशन नाम के एक भयानक ओनी ने अकेले ही मोमोतारो एजेंसी को विनाश के कगार पर ला दिया था। उसने दुनिया भर में अपने जीन फैलाने के लिए कई महिलाओं को गर्भवती किया, ताकि उसके बाद और भी मजबूत ओनी पैदा हो सकें।
हिना को यह अजीब लगा, क्योंकि अगर किशन वास्तव में ओनी का निक कैनन था तो उसकी बहुत सारी संतानें सड़कों पर घूम रही होंगी। समदारे ने उसे बताया कि केवल वे ओनी जो किशन की शक्ति विरासत में लेते हैं उन्हें किशन के बच्चे कहा जाता है, और वे ज्यादा नहीं हैं। हालांकि वे ऐसे समय में पैदा होते हैं जिनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। हिना ने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है, और एक अन्य मोमोतारो ने उसे जवाब दिया। उसने कहा कि किशन के बच्चे तब दिखाई देते हैं जब मोमोतारो पक्ष ओनी पर भारी पड़ रहा होता है। हिना उस ठग को देखकर चौंक गई जो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ, और उसने अपना परिचय शिना के रूप में दियाजो यूनिट 21 का कप्तान था। हिना को शिना से घबराहट महसूस हुई क्योंकि वो बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन वो काफी बातूनी भी था। उसने उसे बताया कि मोमोतारो और ओनी के बीच युद्ध हजारों वर्षों से चल रहा है, और वास्तव में ये किशन और उसकी संतानों के कारण है। जब मोमोतारो एजेंसी पहली बार स्थापित हुई और लगभग ओनी समुदाय को नष्ट कर दिया, तब किशन का जन्म हुआ था। तब से जब भी वे सभी ओनी को खत्म करने वाले होते हैं, किशन के बच्चे अपनी शक्तियों को जगाते हैं और युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। शिना ओनी को कोसना जारी रखता है, जबकि हिना का मजाक उड़ाता है और फिर उससे पूछता है कि ओनी का इंसानों के बीच रहना क्यों एक समस्या है। अब वो उसे किताबी जवाब देती है कि मोमोतारो को मनुष्यों को ओनी से बचाने वाला माना जाता है, और अगर ओनी सामान्य लोगों के बीच छिपे होते हैं तो निर्दोष लोग लड़ाई में फंस सकते हैं। शिना उसे किताबी कीड़ा होने के लिए डांटता है और कहता है कि उनके पक्ष में राजनेता है जो उनकी पहचान सामने आने पर, या अगर इंसान लड़ाई में फंस जाते हैं तो भी उन्हें गड़बड़ी साफ करने में मदद करते हैं। लेकिन ये वही गंदे राजनेता हैं जिन्होंने उनके लिए समस्याएं खड़ी की हैं। उसने कहा कि राजनेताओं ने उनसे ओनी के खून से दवाइयां बनाने की मांग करना शुरू कर दिया है, और साथ ही अन्य चीजों की भी, और यही बात उसे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। उसे लगता है कि अगर ओनी इंसानों के बीच नहीं छिपे होते तो उन्हें उन कमीनों से निपटना नहीं पड़ता। लेकिन हिना उससे पूछती है कि क्या ये अच्छी बात नहीं है कि शक्तिशाली लोग उनकी मदद कर रहे हैं। शिना फिर से उसका मजाक उड़ाता है, उसे बताता है कि राजनेता केवल उनका समर्थन करते हैं ताकि अगर चीजें खराब हों तो वे सबसे पहले सुरक्षित रहें। वो दुनिया की वास्तविक प्रकृति के बारे में हिना के बहुत भोली होने पर उसका मजाक उड़ाता है, और फिर समदारे की ओर मुड़ता है। उससे कहता है कि एक बेवकूफ ग्रामीण को साथी के रूप में पाना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। वो सब कुछ नहीं था जो वो कहना चाहता था, और वो समदारे के पास आया और उसका सामना किया, कहते हुए कि हो सकता है कि वो अपने चरम से गुजर चुका हो, क्योंकि वो मुझसे एक बच्चे से हार गया, भले ही मैं किशन का बच्चा था। शिना ने समदारे का मजाक उड़ाया, कहा कि उच्च अधिकारियों ने उसे मुख्यालय में रखा क्योंकि वे भी चाहते थे कि वो फील्ड ड्यूटी से सेवानिवृत्त हो जाए और बेहतर उम्मीदवारों को मौका मिले। शिना फिर चला गया। समदारे से कहा कि भले ही वो अपनी सीट पर टिका रहे, वह किशन के बच्चों को मारकर रैंक में ऊपर उठेगा। समदारे ने तुरंत उससे दूर रहने को कहा क्योंकि वो मुझे खुद मारना चाहता था। शिना ने तिरस्कार किया और कहा कि केवल एक हाथ बचा होने पर यह बहुत मुश्किल होगा। उसके जाने के बाद हिना ने समदारे से पूछा कि क्या किशन का सिर्फ एक बच्चा है, और उसने उसे बताया कि और भी हैं। उसी समय त्सुबाकिरी ने मुझे बताया कि हर पीढ़ी में हमेशा किशन के 8 बच्चे होते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। उसने कहा कि अगर किशन के बच्चे के रूप में मेरी असली शक्ति जागृत होती है तो मैं मोमोतारो एजेंसी के लिए खतरा बन जाऊंगा, इसलिए उन्हें मुझे खत्म करने की जरूरत है। हालांकि उसे लगा कि मुझे प्रयोग के लिए पकड़ना और शोध करना कि मुझे क्या खास बनाता है ये और भी बेहतर होगा, और वो अब ठीक यही करने की योजना बना रहा है। मैं खड़ा हो गया क्योंकि ज़ोंबी की शक्ति मेरे चारों ओर ढीली पड़ गई, और मैंने त्सुबाकिरी को गाली दी। उससे कहा कि मुझे किशन की किंवदंतियों या किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। मैंने कसम खाई कि मैं त्सुबाकिरी को उसके किए के बाद भागने नहीं दूंगा, और तुरंत अपना रॉकेट लॉन्चर बुलाया। मैंने बिना किसी रियायत के त्सुबाकिरी पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे वो हमलों से बचने के लिए कमरे में भागने के लिए मजबूर हो गया। हालांकि मेरी सहन शक्ति जल्दी खत्म हो गई और मैं घुटनों के बल बैठ गया। बहुत अधिक खून बहने के कारण मुझे चक्कर आ रहा था। अब मैं हिल भी नहीं पा रहा था, और त्सुबाकिरी ने मुझे एक कमजोर व्यक्ति कहा जो इस तरह की लड़ाई को सहन नहीं कर सकता। उसने देखा कि इमारत ढहने लगी है, इसलिए उसने अपने ज़ोंबी साथी को मुझे रोकने का आदेश दिया, और फिर देखा कि मैं भी दीवार के पीछे छिपी हुई है। तो त्सुबाकिरी ने कहा कि शायद वो अगली बार उस लड़की को खत्म कर देगा, और मैं को खतरे में देखकर मैं डर गया। मैंने उससे भाग जाने को कहा, लेकिन मैं छिपने की जगह से बाहर निकल आई। उसने तो त्सुबाकिरी से पूछा कि क्या उसने उसके माता पिता को इसी तरह मारा था, और उसने तिरस्कार पूर्वक कहा कि उसे याद भी नहीं है कि उसने उन कीड़ों को कैसे मिटा दिया। मैंने उससे पूछा कि उसने उसके माता पिता को कैसे मार दिया जब उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन वो बस उस पर हंसाया, कहते हुए कि वे सिर्फ कीड़े थे और वे कभी भी इंसानों की तरह परिवार नहीं रख सकते थे। मैंने एक बार फिर मैं से भाग जाने को कहा, लेकिन जब उसने उसका नाम दूसरी बार सुना तो त्सुबाकिरी को वास्तव में उसके माता पिता याद आ गए। उसने उसे बताया कि उन्होंने उसकी जान बख्शने की भीख मांगी थी, और वे इतने दयनीय लग रहे थे कि उसने उसे जीवित छोड़ने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने उनसे कहा कि वो वैसे भी उसे बाद में मार डालेगा, वे डर गए। ये सुनकर मैं रोने लगी, लेकिन मैंने उस पर चिल्लाया कि ये रोने का समय नहीं है। मैं खड़ा हो गया और मैं से कहा कि हम पहले इन कमीनों को हराएंगे और बाद में एक साथ रोएंगे। मुझे रोते हुए देखकर त्सुबाकिरी हंसा और पूछा कि एक ओनी कैसे रो सकता है।
मैंने उससे कहा कि मैं रो सकता हूँ क्योंकि मेरा दिल है, और अगर तसुबाकरी इसे नहीं समझ सकता तो यहाँ असली राक्षस वो है। तसुबाकरी इस पर पागल हो गया और मुझे और दबाने के लिए ज़ोंबी का इस्तेमाल किया। फिर उसने मे की जान भी लेने का फैसला किया और उसके आसपास की हवा भारी होने लगी। मैं इस पर घबरा गया, महसूस करते हुए कि मैं किसी और की रक्षा करने में विफल हो जाऊंगा। इस डर पर मैंने अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेल दिया, उम्मीद की कि मुझे शक्ति का कोई छिपा हुआ स्रोत मिल जाए जो मे की रक्षा करने में मेरी मदद कर सके। अचानक मेरे नाखून फट गए और उनसे निकला खून आग के बवंडर में बदल गया। तसुबाकरी इस पर चकित रह गया क्योंकि इसका मतलब था कि मैं किशन के बच्चे के रूप में अपनी शक्ति को जगा रहा था। किशन के बच्चों में एक अद्वितीय मौलिक विशेषता होती है और मेरे पास आग की विशेषता है। अपनी नई जागृत शक्ति के कारण मैंने अपने ऊपर लगे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को रद्द कर दिया और महसूस किया कि मेरे पास लड़ने के लिए अभी भी ऊर्जा है। तसुबाकरी को यह देखकर झटका लगा, लेकिन उसने मेरे ठीक होने से पहले मुझे नीचे गिराने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही उसने अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, मेरी तरफ से एक गोली उसकी बाह से गुजरी और उसे जला दिया। तसुबाकरी घबरा गया, या सोचकर कि अगर मैं इतने कम खून के साथ भी इतना शक्तिशाली रहा तो मैं वास्तव में खतरनाक हूँ। लेकिन ठीक उसी समय में गिर गया क्योंकि मैं अपने शरीर के चारों ओर की लपटों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। तसुबाकरी ने भी ये देखा और उसने तुरंत मुझे एक बार फिर दबा दिया। फिर उसने मे को मारने का फैसला किया। उससे कहा कि उसके माता पिता दयनीय रूप से मरने वाले कीड़े थे और वो भी उन्हीं की तरह होगी। मैंने उसे शाप दिया। उससे पूछा कि मे के माता पिता ने उसका क्या बिगाड़ा था। मैंने पूछा कि क्या उन्हीं को शांतिपूर्ण जीवन जीने की अनुमति नहीं है, और यह सुनकर मे को याद आया कि उसने एक बार अपने माता पिता से यही सवाल पूछा था। उन्होंने बच्ची से कहा कि हर किसी को शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने की अनुमति है, और जब मैंने भी यही बात कही तो वो रोने लगी। हालांकि सलवादी तसुबाकरी इस बात से क्रोधित हो गया और उसने अपने अंतिम हमले से हम दोनों को खत्म करने का फैसला किया। उसने ज़ोंबी की शक्ति से एक गुरुत्वाकर्षण भंवर बनाया और मैंने पलटवार करने के लिए अपनी बंदूक फिर से बनाई। तसुबाकरी ने सोचा कि मैं सिर्फ झांसा दे रहा था क्योंकि मेरे पास अब गोलियां बनाने के लिए पर्याप्त खून नहीं बचा था, लेकिन मैंने मे के भविष्य की रक्षा के लिए अंत तक लड़ने का संकल्प लिया। इस बीच मैंने अपने माता पिता के बारे में सोचा और कैसे उन्होंने उसे कभी भी अपना भविष्य न छोड़ने के लिए कहा था। उसने एक गहरी सांस ली और मेरा उत्साह बढ़ाया, और अचानक मेरे चारों ओर की आग फिर से जल उठी। मैंने अपनी शक्ति वापस पा ली और तसुबाकरी समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि मैं खुश था कि मैंने अपना वादा निभाया, और अपनी पुनः प्राप्त शक्ति के साथ मैंने गुरुत्वाकर्षण भंवर पर एक शक्तिशाली शॉट दागा, जिससे वो फट गया। तसुबाकरी बस खड़े होकर ये सब देख सकता था, और फिर मेरे हमले से हुआ विस्फोट सीधा उस पर पड़ा, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। जब तसुबाकरी गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर पड़ा था तो उसे मुझे कम आंकने का पछतावा हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक नए जागृत व्यक्ति से हार गया है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो इस स्थिति से जीवित निकलने के लिए बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। वो अपने ज़ोंबी साथी मनाका की ओर रेंगता है। उन्हें पहली बार मिलने का क्षण याद आता है। कुछ साल पहले तसुबाकरी मोमोटारो एजेंसी में सिर्फ एक शोधकर्ता था और उसकी युद्धक बल में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह उन ओनी पर प्रयोग करने से संतुष्ट था जिन्हें वे पकड़ते थे, और अपना अधिकांश समय अपनी प्रयोगशाला में बिताता था। लेकिन फिर एक दिन मनाका उसे अपनी टीम में भर्ती करने आया। तसुबाकरी को तुरंत मनाका की दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करने की आदत से नफरत हो गई और उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालांकि उसके इनकार का मूल्य मेरे परिवार में मेरे इनकार के समान था, और अगले ही दिन उसे वरिष्ठों के आदेश पर मनाका की टीम में स्थानांतरित कर दिया गया। तसुबाकरी ने मनाका में एक नेता का करिश्मा और आकर्षण देखा, और वो इतना दयालु था कि उसने जिन ओनी को मारा था उनके लिए प्रार्थना करता था। तसुबाकरी इनमें से किसी भी बात को कभी नहीं समझ पाया, क्योंकि उसके माता पिता के एक ओनी द्वारा मारे जाने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी भावनाएं खो दी थीं। वैसे भी वह अपने माता पिता की ज्यादा परवाह नहीं करता था, क्योंकि वे हमेशा एजेंसी के काम में व्यस्त रहते थे और कभी उसके लिए समय नहीं निकालते थे। एक दिन उसने अपनी कहानी मनाका को बताई, जो तुरंत उसे अपने घर ले गया और अपनी पत्नी और बेटी से मिलवाया। उस दिन के बाद मनाका अक्सर उसे अपने परिवार के साथ रात के खाने के लिए आमंत्रित करता था, और धीरे धीरे तसुबाकरी को फिर से मानवीय स्नेह की गर्माहट महसूस होने लगी। हालांकि वह अभी भी ये समझने में असमर्थ था कि मनाका ने परिवार क्यों रखा, जबकि वे उस पर और उसके काम पर बोझ बन सकते थे। मनाका ने उसे बताया कि परिवार ने ही उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और सुरक्षित घर लौटने का प्रोत्साहन दिया था, लेकिन जल्द ही उसकी मौत का कारण बन गया। एक दिन मनाका और उसकी टीम ने एक ओनी की रिपोर्ट मिलने के बाद एक अपार्टमेंट पर छापा मारा और उन्हें वहां एक बच्चा मिला। मनाका ने उस लड़के में अपनी बेटी को देखा और उस पर हमला नहीं कर पाया, जिससे उसे भागने का मौका मिल गया। हालांकि जैसे ही वो ओनी लड़का सड़क पर आया, वह भड़क गया और उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डाला। दुर्भाग्य से मनाका की पत्नी और बेटी उसी समय खरीदारी कर रही थीं और पागल ओनी ने उन पर भी हमला कर दिया। मनाका उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटी ने अपनी जान गंवा दी थी और ओनी से लड़ते समय वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया था।
अपने अंतिम क्षणों में मिनाका को दुश्मन के प्रति दया दिखाने का पछतावा हुआ और उसने घोषणा की कि सभी ओनी को मौके पर ही क्रूरता से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। उसने त्सुबाकिरी से उसके शरीर का उपयोग करने का अनुरोध किया ताकि वो मरने के बाद भी ओनी से लड़ सके। त्सुबाकिरी ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मनाका के शरीर को नियंत्रित करके वह जल्द ही कप्तान के पद तक पहुंच गया। अब भी उसने हार नहीं मानी थी और उसने कसम खाई थी कि वो मनाका के साथ तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि वे सभी ओनी को खत्म नहीं कर देते। उसने उसकी ओर रेंगने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक मनाका का शरीर जलने लगा और त्सुबाकिरी सारी उम्मीदें खोकर बेहोश हो गया। दूसरी ओर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने लड़ाई जीत ली है। जब मैं अवाक होकर छत को घूर रहा था, मैं मेरे पास आई और अचानक छत से एक बड़ी चट्टान गिरी जो ठीक उसके बगल में गिरी। चट्टान गिरने की आवाज से मैं होश में आया और मैंने मे से कहा कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हालांकि मेरे पास बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी और मैं फर्श पर गिर गया, मेरा खून बह रहा था। उसी समय सुरंग में मोगी की मां ने खुद को एक अवरोध में बंद कर लिया था। ये महसूस करने के बाद कि वो जीत नहीं सकती, नाइटो ने उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसमें उनके बेस को फिर से सील करने की पर्याप्त शक्ति नहीं बची थी। इसके बजाय उसने इमारत ढहने से पहले अंदर फंसे सभी लोगों को बचाने का फैसला किया। नाइट्रोजन और बाकी लोग मुख्य हॉल की ओर भागे और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने क्युआ को, मुझे जो बेहोश था, का इलाज करते हुए देखा। जिन ने उससे पूछा कि वो कैसे बच गया और क्युआ ने कहा कि वो लगभग मर चुका था, लेकिन उसने छत पर चिपका हुआ अपना कुछ खून पी लिया जिसने उसे बचा लिया। ये सुनने के बाद नाइटो त्सुबाकिरी को संभालने के लिए आगे बढ़ा और उससे कहा कि वो दयनीय लग रहा है। हालांकि उसे खत्म करने से पहले उसने उससे पूछा कि वो शिकिन की रसोई की शक्ति के बारे में क्या सोचता है। त्सुबाकिरी ने जवाब दिया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अपनी जीवन शक्ति को जला रहा हूँ। जिन पूरी पाक कला की चीज के बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन क्युआ ने कहा कि जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे तो वो सब कुछ समझा देगा। इसके ठीक बाद युमोगी हॉल में पहुंची और त्सुबाकिरी को मृत देखकर वो हॉरिफाइड हो गई। मनाका से मिलने के बाद वो बदल गया था और अपने गुरु के नक्शे एकदम पर चलने लगा था। उसने एक परिवार भी बसाया था, लेकिन अब युमोगी त्सुबाकिरी की पत्नी और नवजात बेटी को यह बताने के बारे में सोचकर भयभीत थी कि वो युद्ध में मर गया था। कुछ घंटों बाद मैं अपने घावों से पूरी तरह से उबर कर उठा। क्युआ और नाइटो मेरी देखभाल के लिए वहां थे और नाइटो ने मुझे पानी की एक बोतल दी, टिप्पणी करते हुए कहा कि मैंने वास्तव में एक मोमोटारो कप्तान को हराया था। मुझे अंततः एहसास हुआ कि मैंने त्सुबाकिरी को हरा दिया था, लेकिन मैं तुरंत दुखी हो गया क्योंकि मे के माता पिता को कोई भी चीज वापस नहीं ला सकती थी। नाइटो ने चुपचाप खिड़की खोली, कहा कि इसे जीत मानने के लिए उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन उन्हें जीवित रहने का जश्न मनाना चाहिए। इसके ठीक बाद मैं और मेरे सहपाठी स्कूल लौटने की तैयारी करने लगे। क्युआ ने मे को गोद लेने का फैसला किया था और उसने सभी से अनुरोध किया कि वे फिर से उनसे मिलने आए। जैसे ही छात्र ट्रेन में चढ़े, मैंने मुझे बुलाया, एक उज्जवल मुस्कान के साथ मुझे धन्यवाद दिया और मैंने उससे कहा कि मैं उससे दोबारा मिलने आऊंगा। जब हम अकादमी पहुंचे तो नाइटो ने छात्रों को ओनी एजेंसी के 3 प्रभागों में विभाजित होने के बारे में पढ़ाना शुरू किया। वहां युद्ध इकाई, चिकित्सा इकाई और टोही इकाई थी और एक बार जब वे स्नातक हो जाएंगे तो छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर उन इकाइयों में नियुक्त किया जाएगा। हालांकि कक्षा एक गड़बड़ी थी क्योंकि मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा था और जब मैं पाठ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था तो श्रव्य आवाजें निकल रही थीं। कोइना रोकिरो की देखभाल करने की कोशिश कर रही थी और इकारी बेपरवाह होकर सो रहा था। नाइटो सबसे ज्यादा इकारी पर नाराज था और उसने ध्वनि तरंगे पैदा करने वाली चुटकी से उसे जगाया। इसके बाद शिक्षक ने घोषणा की कि कक्षा यहीं समाप्त होती है और अब सभी को एक छात्रावास का रूममेट चुनना होगा। जबकि छात्रों के पास एक दूसरे के साथ रहने के बारे में अलग अलग राय थी, गुजी ने बताया कि लड़कों में से एक को अकेला छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वे विषम संख्या में थे। नाइटो ने घोषणा की कि जो भी पीछे छूटेगा वो शिक्षक के साथ रहेगा और हर कोई अचानक अपने सहपाठियों को अधिक पसंद करने लगा। वे अभी भी कमरे को विभाजित करने के तरीके पर बहस कर रहे थे, लेकिन फिर कुइना ने घोषणा की कि वो रोकिरो के साथ दोस्त बनना चाहती है। सब लोग इससे दंग रह गए और गुजी को रोकिरो से ईर्ष्या होने लगी, लेकिन नाइटो ने स्पष्ट किया कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग कमरे हैं। कुइना ने पूछा कि रोकिरो की देखभाल कौन करेगा और मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। कुइना ने विस्तार से बताया कि वो रोकिरो के साथ क्या करने की योजना बना रही थी और संक्षेप में इसमें अन्य बातों के अलावा रोजाना 4 राउंड रूखे डॉगी स्टाइल शामिल थे। खैरिया सुनकर मुझे भी गुजी जितना ही गुस्सा आया और हम दोनों ने मिलकर कुइना का विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने हुमारे से कुइना से बात करने के लिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रोकिरो को सारा मजा मिले। हालांकि हुमारे ने अपना बैग पैक किया और माफी मांगिया, कहते हुए कि वो यहाँ तीसरी व्यक्ति है और अगर वो चली जाती है तो उनकी संख्या संतुलित हो जाएगी। उसने कहा कि वो बाहर एक गत्ते के बक्से में रहेगी और मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। किसी भी तरह मैंने गुजी और इकारी ने जिनसे कहा कि उसे जेल जाना होगा, जिसका मतलब था नाइटो के साथ रूममेट बनना क्योंकि वो यहाँ सबसे अकेला व्यक्ति था। जिनने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि वो अकेला ठीक है और इससे हम तीनों आग बबूला हो गए। उन्होंने उसे एक ऐसा कमीना कहा जो स्थिति को पढ़ना नहीं जानता था और फिर मैंने इकारी से कहा कि हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए।
इकारी ने तुरंत मना कर दिया कहते हुए कि वो लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं करता और गुजी को धोखा और परित्यक्त महसूस हुआ। जब वो दुखी था कि कोई उसे रूममेट के रूप में नहीं चाहता था तो रोकिरो ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया पूछा कि क्या वो उसका रूममेट बनना चाहता है, क्योंकि वो कुइना से डरता था। हालांकि गुजी और भी ज्यादा क्रोधित हुआ और रोकिरो से पूछा कि क्या वो उसे इस बारे में बताकर और भी ज्यादा ईर्ष्यालु बनाना चाहता है कि कैसे कुइना हमेशा स्कूल जाने से पहले उसे ग्लॉक ग्लॉक 3000 देती थी। रोकिरो का मानसिक स्वास्थ्य इससे प्रभावित हुआ और जब वो खुद ही दुखी था तो इकारी ने मुझसे कहा कि मैं नाइटो के साथ रूममेट बन जाऊं। मैंने मना कर दिया, कहा कि मैं सोने से पहले अपने रूममेट के साथ अपनी पसंद के लोगों और अन्य चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने बताया कि मैं सबके साथ फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए कितना उत्साहित था, क्योंकि मैं पहले कभी ऐसी यात्रा पर नहीं गया था, क्योंकि मुझे जूनियर हाई स्कूल में निलंबित कर दिया गया था और फिर हाई स्कूल में प्रवेश करते ही निकाल दिया गया था। यह सुनकर सब हैरान थे कि मैं स्कूल गया था और मैंने उनसे पूछा कि वे इतने हैरान क्यों हैं। गुजी ने उत्तर दिया कि उसकी शक्तियाँ छोटी उम्र में ही जागृत हो गई थीं, इसलिए उसे कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। दूसरों की भी ऐसी ही कहानियां थीं और मैंने महसूस किया कि वे मुझसे भी बदतर थे। खैर, नाइटो ने उनसे कहा कि वे और समय बर्बाद ना करें और अपने रूममेट का फैसला करें, और मैंने कहा कि उन्हें यह तय करने के लिए रॉक पेपर कैंची विधि का उपयोग करना चाहिए कि वे किसके साथ जोड़ी बनाएंगे। सब लोग उस विचार पर सहमत हुए और जब उन्होंने अपने संकेत दिए तो गुजी विषम व्यक्ति निकला। वो टूट गया क्योंकि अब उसे नाइटो के साथ रूममेट बनना था। दूसरी ओर मैं नाइटो से बचकर भाग्यशाली महसूस कर रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरा रूममेट जिन है, और सच कहूं तो यह मेरे लिए ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं निराश था क्योंकि जिन समूह में सबसे कम खुशमिजाज व्यक्ति था, लेकिन जिन दूसरी ओर मेरे बारे में उत्सुक था। अकादमी में वापस आने से पहले उसने क्यूआ से मेरे बारे में बात की थी और किशीन के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त किया था। अब वो इस बारे में थोड़ा कड़वा था और उसने मुझसे कहा कि सिर्फ इसलिए आत्मविश्वास न रखो कि मैं विशेष शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। उसके बाद कक्षा पहले से कहीं अधिक अराजक हो गई और मैंने मे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा था कि वो छोटी बच्ची क्या कर रही होगी और उम्मीद कर रहा था कि वो ऐसे भविष्य के लिए प्रयास कर रही होगी जहां वो सुरक्षित और खुश रह सके। उसी समय मोमोटारो एजेंसी के मुख्यालय में गुंडे शीना भी कार्रवाई में थे। उसने सोचा कि अगर वो मुझे जिसने तसुबाकिरी को हराया थानी चले जाता है तो वो बहुत सारे अंक अर्जित करेगा और टीम लीडर के रूप में पदोन्नत हो जाएगा। उसने अपनी टीम को तैयार रहने के लिए कहा क्योंकि वे तुरंत रवाना हो रहे थे और उन्होंने उससे कहा कि उन्हें अपने दम पर जाने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि शीना को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि जब तक उसके पास परिणाम होंगे तब तक वरिष्ठ अधिकारी उसके तरीकों के बारे में शिकायत नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद मैं और मेरे सहपाठी एक कठिन दिन की पढ़ाई के बाद एक सार्वजनिक गर्म पानी के स्नान का आनंद ले रहे थे, जबकि मैं नाइटो के एक दुष्ट शिक्षक होने के बारे में शिकायत कर रहा था। जिन चला गया क्योंकि उसने अपना स्नान पूरा कर लिया था। इकारी भी चला गया क्योंकि वो मेरी बकवास से तंग आ गया था, लेकिन कम से कम गुजी मुझसे सहमत था। दूसरी ओर रोकिरो जानता था कि कुइना उसे लाड़ प्यार करने के लिए बाहर उसका इंतजार कर रही होगी, और हालांकि ये किसी भी आदमी का सपना था, या डरपोक लड़का इस विचार से डर गया था। गुजी और मैंने सोचा कि वो सिर्फ डींग मार रहा है, लेकिन जब रोकिरो ने हमें आश्वासन दिया कि वो विचारशील और दबंग माताओं से डरता है तो हमने कुइना की आवाज सुनी जब उसने रोकिरो के साथ रहने के लिए पुरुषों के स्नानघर में घुसने की कोशिश की। तीनों लड़कों ने इस स्थिति पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो उन्होंने वहां कुइना के बजाय नाइटो को पाया, जिसे अन्य लड़कों ने रोक रखा था। नाइटो ने सभी को बताया कि वे एक आपातकालीन निकासी अभ्यास आयोजित करेंगे और सभी को 10 मिनट के भीतर जिम में इकट्ठा होना होगा। खैर, मैं देर से पहुंचा और नाइटो से कहना शुरू कर दिया कि ये उसकी गलती थी कि उसने मुझे तब परेशान किया जब मैं आराम कर रहा था। नाइटो ने मेरी कोई बकवास नहीं ली और पूछा कि अगर मुझे निकासी अभ्यास से कोई समस्या है तो क्या मैं बाहर चल रहे तूफान में प्रशिक्षण लेना चाहूंगा, और मैंने तुरंत अपना विचार बदल दिया। खैर, नाइटो ने अपना व्याख्यान शुरू किया। छात्रों से कहा कि यदि वे एक टीम के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो उनके जीवित रहने की संभावना काफी कम हो जाएगी। उसने कहा कि यह अभ्यास उन्हें टीम वर्क के लिए प्रशिक्षित करने के लिए था, और फिर कमरे के कोने में रखी चीजों की ओर इशारा किया। उसने उनसे जिम में रहने के लिए कहा जब तक कि आगे कोई सूचना नहीं मिल जाती, जबकि वो परिसर में गश्त कर रहा था। नाइटो के आखिरकार चले जाने पर सभी को राहत मिली, लेकिन अब वे नहीं जानते थे कि क्या करना है। जिन पहला था जिसने चीजों के बीच एक बर्तन देखा और मैंने कहा कि इसके अंदर एक बम हो सकता है। मैंने अपनी उंगली उस पर तान दिया, कहते हुए कि बम से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उसे दूर से गोली मारना है। लेकिन इकारी और हुमर ने मुझे रुकने के लिए कहा, क्योंकि एक बंदर भी पहचान सकता था कि बर्तन में उनका रात का खाना है। मैं हसाउन से कहा कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन इकारी मुझ पर गुस्सा हुआ और मुझे एक मूर्ख सैंडविच कहा। चिकी ने उससे बहस की, लेकिन बहस बहुत जल्दी समाप्त हो गई जब होमर ने उसे अपमानित करने के लिए माफी मांगना शुरू कर दिया। खैर, जब वे बहस कर रहे थे, कुइना अपने प्यारे रोकिरो के लिए खाना लेने गई और उसने पाया कि ये करी और चावल था जो उनका मुख्य भोजन था।
जब सब खाने के लिए बैठ गए तो मैंने नखरे करना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या कोई मेरी फलियां चाहता है, क्योंकि मुझे हरा दिखने वाला कोई भी भोजन पसंद नहीं है। होमर ने मुझे नखरे न करने के लिए कहा, और हालांकि उसे तली हुई फलियां पसंद थी, वह उन्हें इतना प्यार नहीं करती थी कि किसी और के बचे हुए भोजन को स्वीकार कर सके। ठीक उसी समय मैंने इकारी को बर्तन के पास देखा, क्योंकि उसने अपना पहला हिस्सा खत्म कर लिया था और मैंने तुरंत अपना सारा खाना 3 घूंट में निगल लिया, इससे पहले कि मैं दूसरा हिस्सा लेने के लिए दौड़ूं। जिन उन्हें दूर से देख रहा था, हालांकि वो भी एक और हिस्सा लेने के लिए दौड़ना चाहता था, वह तेजी से नहीं खा सकता था क्योंकि उसे मसालों से परेशानी थी। वह नहीं चाहता था कि कोई सोचे कि वो कमजोर था, इसलिए वो धीमी गति से ही खा रहा था। दूसरी ओर क्वीना ने रोकीरो से पूछा कि क्या वो एक और हिस्सा चाहता है, और उसने जवाब दिया कि वो भर चुका है और अगर उसने बहुत ज्यादा खा लिया तो उसे मतली होने लगेगी। वह उन मूर्खों से थोड़ा ईर्ष्या करता था जो जितना चाहे उतना खा सकते थे, लेकिन वो खुश भी था कि उनके पास करी के साथ पुडिंग भी थी। उसने क्वीना को बताया कि उसे पुडिंग कितनी पसंद है, लेकिन इस कमीनी को जलन हुई और उसने पूछा कि क्या वो उसे पुडिंग से ज्यादा प्यार करता है। जब क्वीना ने उसे हिलाना शुरू किया तो रोकीरो को यह भी नहीं पता था कि क्या कहना है, लेकिन फिर उसने बाद में उसके लिए पुडिंग बनाने का फैसला किया और उसने इसके लिए उसे धन्यवाद दिया। इससे अचानक क्वीना का मिजाज बदल गया और उसने रोकीरो से कहा कि वो उसकी पुडिंग भी खा सकता है। खैर, एक बार जब सबने अपना रात का खाना और मिठाई खा ली तो होमर ने पाया कि पुडिंग का एक और पैकेट बचा हुआ था। उसने पूछा कि क्या कोई भूल गया है, लेकिन सभी को अपनी अपनी पुडिंग मिल गई थी। फिर उसने पूछा कि क्या कोई अतिरिक्त पैकेट चाहता है, और जिन ने सख्त दिखने का नाटक करना बंद कर दिया और अपना हाथ उठाया। हालांकि मैंने तुरंत होमर के हाथ से पुडिंग छीन ली। जिन ने निराशा में अपना हाथ नीचे कर लिया, लेकिन मैं इसे देखने में कामयाब रहा। मैंने जिन से कहा कि अगर वो भूखा है तो संकोच न करे और उसे करी की आखिरी प्लेट दे दी जो मैंने बचाकर रखी थी, लेकिन मेरे सच्चे इशारे ने जिनको और भी गुस्सा दिला दिया। उसी समय नाइटो आपातकालीन निकासी अभ्यास के हिस्से के रूप में एक एक करके कमरों की जांच कर रहा था। तभी अकादमी का हरा रंग का मेल पिक आया और नाइटो ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ प्रधानाचार्य को पाया। प्रधानाचार्य ने उससे कहा कि उसे आपातकालीन अभ्यास के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि परिसर में कोई वास्तविक खतरा नहीं था। उन्होंने नाइटो से जाने और अपने छात्रों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए कहा, लेकिन बाद में महसूस किया कि अगर वो वहां नहीं होगा तो छात्र अधिक सहज होंगे। नाइटो सहमत हुआ, लेकिन उसने बस उम्मीद की कि उसके छात्र एक दूसरे के साथ मिलजुल पाएंगे, लेकिन उसे ऐसा जल्द होता हुआ नहीं दिख रहा था। वो इस बारे में बात करने लगा कि कैसे हर किसी का अपना भावनात्मक बोझ होता है और दूसरों के साथ घुलना मिलना उनमें से किसी के लिए भी आसान नहीं था। वापस जिम मैंजिन पुडिंग के लिए मुझसे लड़ने के लिए तैयार था और मैंने उसे एक डरपोक कहा जो ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो और पुडिंग चाहता है। इससे जिन और भी गुस्सा हुआ और उसने अपनी खून की आरी का जाल फेंक दिया, जिससे मुझे भी अपना बाजूका बुलाना पड़ा। जिन ने पहले मेरे ऊपर आरी का जाल फेंका और मैं उसे रोकने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही मैं वापस फायर करने वाला था नाइटो आ गया। वो निराश था कि हमने एक पुडिंग के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और इससे भी ज्यादा निराश था कि हमने सारा खाना खा लिया था और उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा था। ये सुनकर सभी चौंक गए कि नाइटो को उनके साथ खाना चाहिए था, और होमर ने माफी मांगना शुरू कर दिया क्योंकि उसने सारी फलियां खा ली थीं। अन्य छात्र अधिक ढीठ थे और उन्होंने नाइटो से कहा कि ये उसकी गलती थी कि उसने जल्दी स्पष्ट नहीं किया और वो उनके तर्क को अस्वीकार नहीं कर सका। खैर, उसने उनसे कहा कि जिम में अपनी क्षमताओं का उपयोग करना या लड़ना सख्त मना है और जो कोई भी अनुमति के बिना हॉल छोड़ेगा उसे निकाल दिया जाएगा। फिर वो पुडिंग लेकर चला गया, लेकिन चम्मच भूल गया। उमर ने सोचा कि क्या उन्हें उसके पीछे जाना चाहिए और उसे चम्मच देना चाहिए, लेकिन क्वीना ने उसे भूल जाने के लिए कहा क्योंकि स्कूल से निकाले जाने का जोखिम उठाना इसके लायक नहीं था। उसके बाद सभी ने सोने का फैसला किया और मैं उत्साहित था क्योंकि मैं बस अपनी उम्र के लोगों के साथ घूमना चाहता था। जिन ठीक विपरीत था और उसने सबसे दूरी बनाए रखी। इस बीच क्वीना ने रोकीरो से कहा कि वो उसकी स्लीपिंग बैग में आ जाए ताकि वे रात भर गले मिल सकें, और उसे ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे विकृत गुजी नाराज हो गया, जो खुद भी इतना भाग्यशाली होना चाहता था, और इकारी उसके बिल्कुल विपरीत था। उसकी एक पुराने जमाने के व्यक्ति की आत्मा थी सोचकर कि लड़कों और लड़कियों को 20 साल की उम्र के बाद ही डेटिंग शुरू करनी चाहिए, और उसे ये विचार भी पसंद नहीं आया कि वे सब एक साथ सो रहे थे। उसने तुरंत पुरुषों और महिलाओं को अलग करने के लिए हॉल को 2 भागों में विभाजित करने के लिए एक पर्दा इस्तेमाल किया, लेकिन मैं अभी भी मजे कर रहा था क्योंकि ये मेरे लिए एक स्कूल यात्रा जैसा था। खैरिकारी ने मजाक में शामिल होने का फैसला किया और कहा कि अब डरावनी कहानियां सुनाने का समय आ गया है। चिकी को पसीना आने लगा क्योंकि वो भूतों और ऐसी चीजों से थोड़ा डरता था, लेकिन दूसरे लड़के अपनी खौफनाक कहानियां साझा करने के लिए उत्सुक थे। इकारी ने जिन से कहा कि वो भी उनके साथ एक कहानी साझा करेगा, और मुझे उम्मीद थी कि जिन उदासीनता दिखाएगा ताकि मेरे पास बाहर निकलने का बहाना हो। हालांकि जिन को भूतिया कहानियों से कोई दिक्कत नहीं थी और मुझे एहसास हुआ कि मैं फंस गया हूँ। रोकीरो ने पहले अपनी कहानी सुनाई कि अकादमी में आने के बाद से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो, लेकिन सबने उससे कहा कि वो सिर्फ सीना है। अगला गुजी ने बताया कि जब वो अपने सांप से जूझ रहा था तो नाइटो के कदमों की आहट सुनकर वो कितना डर गया था।
मुझे खुशी हुई कि भूतों के बारे में कोई कहानी नहीं थी, लेकिन फिर इकारी ने एक दर्रे पर एक महिला के भूत की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। अचानक बत्तियां बुझ गईं और मैं डर के मारे चीखने लगा। जब गुजी ने टॉर्च जलाई तो मैंने शांत रहने का दिखावा किया और दोष देने की कोशिश की, लेकिन चिंता करने के लिए इससे भी बड़ी बातें थीं। जिन ने कहा कि भूतिया कहानियों का असली भूतों को आकर्षित करने की अफवाहें सच लगती हैं, और फिर कमरे के कोने में खड़े एक भूत की ओर इशारा किया। ये सिर्फ प्रिंसिपल थे जो बच्चों को थोड़ा और करीब लाने के लिए डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैनरॉकीरो और गुजी सभी डर गए थे। वे इकारी से चिपक गए जिसने उन्हें दूर धकेल दिया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने एक असली भूत देखा और वो एक भूत शिकारी बनना चाहता था। उसने प्रिंसिपल पर हमला किया जिसने उसे एक बल क्षेत्र से उड़ा दिया, और जिनने आगे जाने का फैसला किया, कायर तिकड़ी फिर से उससे चिपक गई। और जब वो उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था तो मैंने डर को अपने तर्क पर हावी होने दिया। मैंने अपनी बंदूक को बुलाया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। प्रिंसिपल को सीधे निशाना बनाए बिना कमरे को उड़ा दिया। जब नाइटो बाद में व्यायामशाला पहुंचे तो वो देखकर हैरान थे कि क्या हुआ था, और प्रिंसिपल ने उनसे छात्रों से कहने के लिए कहा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था और कोई भूत नहीं थे। अगले दिन तूफान वाली रात के कारण सभी का मानना था कि उन्हें एक बुरा सपना आया था। जब नाइटो कक्षा में आए तो उन्होंने उन्हें बताया कि वे अपने अगले क्षेत्र अभ्यास के लिए टोक्यो जा रहे हैं। लेकिन यहीं ये वीडियो समाप्त होता है। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और सूचनाएं चालू कर दी हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं।